सो हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप यू आर वेल एंड योर स्टडी आल्सो गोइंग वेल। सो दोस्तों, ऑलरेडी हम मीडियम एक्सेस कंट्रोल के अंदर 4 लेक्चर ले चुके हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, जहां पे हम डिस्कस कर चुके हैं प्योर अलोहा के बारे में, स्लॉटेड अलोहा के बारे में, उसके अलावा सीएसएमए के बारे में, उसके अलावा सीएसएमए सीडी के बारे में। कल की क्लास में हमने सीएसएमए सीडी पढ़ा था, उसके साथ साथ ईथरनेट का इंट्रोडक्शन टू ईथरनेट, यानी कुछ थियोरेटिकल पॉइंट क्या किए थे, डिस्कस किए थे। ठीक है, ईथरनेट ऑफर्स कनेक्शन लेस सर्विसेज। ठीक है, ये बस टोपोलॉजी हमारे पास यूज करता है, ये भी पॉइंट हमने डिस्कस किया था। देयर इज नो रोल ऑफ एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट की कोई रोल नहीं था वहां पे हमारे पास। ठीक है, नो फ्लो कंट्रोल, नो पॉकेट लेवल एरर कंट्रोल, कोई फ्लो कंट्रोल, पैकेट लेवल एरर कंट्रोल भी मेंटेन नहीं होता। सारे पॉइंट्स हम कल थ्योरेटिकल डिस्कस कर चुके थे। तो आज बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर के अंदर? आज हम पढ़ने वाले हैं ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट। यानी फ्रेम, डेटा लिंक लेयर पे किसी भी पैकेट का नाम क्या होता है? फ्रेम। तो उसका फॉर्मेट क्या होता है? ठीक है, उसके बारे में दोस्तों हम आज यहां इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये हमारे पास क्या है, मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल्स का हमारे पास, ये मीडियम एक्सेस प्रोटोकॉल का ये लेक्चर नंबर दोस्तों 5 है, जिसके अंदर हम ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट दोस्तों कवर करने वाले हैं। तो ये क्या है, ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। एक बात का आप ध्यान रख लेना, जब भी मैं ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब दोस्तों क्या है? इसका मतलब यह है कि मैं बात कर रहा हूं IEEE 802.3 ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट। जो हम फ्रेम सेंड करते हैं उसका फॉर्मेट हमारे पास कैसा होता है, बहुत ही डिटेल्ड डिस्कशन आज हम इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो यहां से मैं आपको पहले बता दूं छोटी सी बात, बहुत डिटेल में समझेंगे, बहुत ही प्यार से समझेंगे, जिससे कि आपको कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना ना पड़े। ठीक है, तो मेरे प्यारे दोस्त, एप्लीकेशन लेयर जो मेरे पास है, वो एप्लीकेशन लेयर पे जो मेरे पास पैकेट का नाम होता है, मान लो ये मेरे पास एप्लीकेशन लेयर है। एप्लीकेशन लेयर पे मेरे पास पैकेट का नाम क्या होता है? एप्लीकेशन लेयर पे पैकेट का नाम होता है दोस्तों मेरे पास मैसेज। ठीक है, मान लो ये मेरे पास क्या है, मैसेज है। और एप्लीकेशन लेयर हमेशा पैकेट किसको फॉरवर्ड करती है? एप्लीकेशन लेयर पैकेट फॉरवर्ड करती है हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर को। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर से पैकेट मेरे पास कहां आया? ट्रांसपोर्ट लेयर के पास आया। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या काम करती है? अपना H1 हेडर अटैच कर लेती है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर अपना H1 हेडर दोस्तों क्या करती है? अटैच करती है। तो सपोज ट्रांसपोर्ट लेयर ने यहां पे अपना H1 हेडर क्या कर लिया? अटैच कर लिया। और पैकेट का नाम ट्रांसपोर्ट लेयर पे मेरे पास क्या होता है? सिगमेंट। यदि मैं TCP यूज कर रहा हूं तो सिगमेंट, यदि UDP यूज कर रहा हूं तो मेरे पास क्या होता है? डेटाग्राम। ठीक है, तो यानी नॉर्मली हम TCP यूज कर रहे हैं इसलिए मैंने सिगमेंट लिख दिया। ट्रांसपोर्ट लेयर अब पैकेट किसको भेजती है? ट्रांसपोर्ट लेयर पैकेट भेजती है नेटवर्क लेयर के लिए। तो ये पूरा सिगमेंट नेटवर्क लेयर के लिए क्या है मेरे दोस्त? ये डेटा है। तो जैसे ही पैकेट नेटवर्क लेयर के पास आया तो नेटवर्क लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? नेटवर्क लेयर अपना यहां से H3 हेडर क्या करती है? अटैच करती है। सॉरी, H2 हेडर। तो नेटवर्क लेयर क्या काम करेगी? अपना H2 हेडर क्या करेगी? अटैच करेगी। और पैकेट का नाम यहां पे हमारे पास क्या है दोस्तों? नेटवर्क लेयर पे हमारे पास पैकेट का नाम है दोस्तों डेटाग्राम। ठीक है, अब नेटवर्क लेयर क्या काम करती है? नेटवर्क लेयर पैकेट भेजती है किसको? हमारे पास डेटा लिंक लेयर को। नेटवर्क लेयर किसको भेजती है हमारे पास? पैकेट डेटा लिंक लेयर को। तो नेटवर्क लेयर ने पैकेट भेजा डेटा लिंक लेयर को। और डेटा लिंक लेयर में हमारे पास दो चीजें ऐड होती हैं, एक मेरे पास H3 हेडर और एक मेरे पास क्या होता है? T1 ट्रेलर। ठीक है, एक क्या होता है? H3 हेडर ऐड होता है, एक मेरे पास क्या होता है? T1 ट्रेलर ऐड होता है। ठीक है, आवाज परफेक्ट है एकदम? आवाज ठीक है? आवाज ठीक है? आ रही है पक्का? देख लो, चेक कर लो, मुझे माइक बंद सा लग रहा है यार। आवाज आ रही है? सब कुछ ठीक है? ठीक है, तो यानी हमारे पास यहां पे हमारे पास क्या है दोस्तों? ये नेटवर्क लेयर पैकेट किसको भेजती है? डेटा लिंक लेयर को। तो डेटा लिंक लेयर हमारे पास क्या काम करता है? यहां पे H3 हेडर अटैच करता है डेटा लिंक लेयर।
क्या अटैच करता है हमारे पास, H3 हेडर, H3 हेडर अटैच करता है, और यहां पे हमारे पास T1 ट्रेलर क्या करता है, अटैच करता है। H3 हेडर और T1 ट्रेलर क्या होता है, यहां पे अटैच होता है हमारे पास ये डेटा लिंक लेयर पे, और डेटा लिंक लेयर पे किसी भी पैकेट का नाम क्या होता है मेरे दोस्त, होता है फ्रेम। तो अभी हमारा डिस्कशन क्या है, डिस्कशन है ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट, यानी ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट मेरा कैसा होता है। ठीक है, तो यहां पे यदि मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो यानी डेटा लिंक लेयर के लिए T1 ट्रेलर है, ये H3 हेडर है, तो यहां से यहां तक जो है वो क्या है भाई, यहां से यहां तक मेरे पास ये क्या है दोस्त, ये है मेरे पास डेटा, ये क्या है, डेटा है, डेटा लिंक लेयर के लिए। तो यदि हमारे पास ये ईथरनेट का फ्रेम फॉर्मेट है, यानी फ्रेम के अंदर, ईथरनेट फ्रेम के अंदर यदि मैं बात करूं, ये पूरा फ्रेम है जिसके अंदर T1 ट्रेलर भी है, डेटा भी है, H3 हेडर भी है, तो इस फ्रेम का फॉर्मेट कैसा होता है, तो इस फ्रेम के अंदर दोस्तों हमारे पास ये प्रीएम्बल अवेलेबल है, SFD अवेलेबल है, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ ऑफ डेटा, डेटा और CRC। ठीक है, तो यानी यहां से हमारे पास दोस्तों ये जो आपको दिख रहा है, तो यहां से यहां तक यदि मैं आपको बोलूं मेरे प्यारे दोस्त कि कहां से कहां तक क्या है, तो यानी हमारे पास ये है H3 हेडर, यानी यहां से यहां तक मेरे पास ये है H3 जो आपको यहां से दिख रहा है। तो इस H3 हेडर के अंदर ये इंफॉर्मेशन मेरे पास अवेलेबल है, प्रीएम्बल इस H3 के अंदर, इस H3 के अंदर क्या क्या अवेलेबल है, प्रीएम्बल, SFD, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ ऑफ डेटा, ये सब प्रीएम्बल के अंदर क्या है दोस्तों, अवेलेबल है। तो ये हमारे पास डेटा था, डेटा मैंने इसको ऐसा दिखाया था, तो डेटा हमारे पास मैं यहां पे भी ऐसा शो कर देता हूं। तो ये हमारे पास फ्रेम के बीच में क्या होता है, डेटा। स्टार्टिंग के अंदर ये फील्ड्स हैं हेडर के अंदर, प्रीएम्बल, एसएफडी, डेस्टिनेशन एड्रेस, ये स्टार्टिंग है, बिगिनिंग ऑफ द फ्रेम कैसे होगा, पहला प्रीएम्बल, उसके बाद एसएफडी, उसके बाद डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ ऑफ डेटा, और यहां पे हमारे पास ये डेटा है। ठीक है तो यानी यहां से हमारे पास ये दोस्तों डेटा की बात हो रही है, ये मेरे पास डेटा होगा। और ये जो पार्ट है मेरे पास यहां से यहां तक जो सीआरसी है, ये मेरे पास है T1 ट्रेलर। सो फ्रेम के अंदर जो आपने यहां पे T1 ट्रेलर लिखा है, इस T1 में क्या इंफॉर्मेशन है, इस T1 के अंदर मेरे पास इंफॉर्मेशन है सीआरसी। ठीक है, तो यानी फ्रेम के अंदर किस टाइप से इंफॉर्मेशन है, S3 हेडर पहले लगा हुआ है, उसके बाद बीच में हमारे पास डेटा है, और ये मेरे पास क्या है दोस्तों, T1 ट्रेलर है, यानी सीआरसी है, यानी ये फ्रेम का ऐसा फॉर्मेट है। फ्रेम स्टार्टिंग कहां से होगा, यहां से होगा, प्रीएम्बल, एसएफडी, डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ ऑफ डेटा, फिर डेटा है, फिर सीआरसी, ऐसे हमारे पास क्या होगा, ये स्टार्ट होगा। ठीक है, अब इसमें एक बात और बता दी जाए यार हमारे पास, तो प्रीएम्बल कितने का है, 7 बाइट का है, एसएफडी 1 बाइट का है, डेस्टिनेशन एड्रेस, प्रीएम्बल, एसएफडी क्या है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, डेस्टिनेशन एड्रेस 6 बाइट, यानी 6 बाइट का मतलब क्या है, 48 बिट। तो ये डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, बिकॉज वी आर ए डेटा लिंक लेयर, हम कहां है, डेटा लिंक लेयर के ऊपर है। तो डेटा लिंक लेयर में क्या होता है, मैक एड्रेस, नेटवर्क लेयर पे क्या होता है, आईपी एड्रेस, और ट्रांसपोर्ट लेयर पे क्या होता है मेरे पास, पोर्ट नंबर। ठीक है, सोर्स मैक एड्रेस है, ये लेंथ ऑफ डेटा है, ये यहां पे डेटा है, डेटा हमारे पास क्या 46, मिनिमम 4600 बाइट का है, मैक्सिमम 1500 बाइट का, यानी डेटा की जो लेंथ है वो मिनिमम क्या होगी 4600, मैक्सिमम क्या होगी 1500। सर मिनिमम 46 क्यों होगी, मैक्सिमम 1500 क्यों होगी, इसके बाद में डिटेल में चर्चा करेंगे। यहां पे हमारे पास क्या है, सीआरसी है, लास्ट में हमारे पास 4 बाइट की सीआरसी है। ठीक है, तो ये फ्रेम का हमारे पास क्या है, फॉर्मेट है। आज के इस सेशन में एक एक फील्ड के बारे में बहुत ही डिटेल में हम दोस्तों क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। तो यार ये जो प्रीएम्बल मेरे पास होता है, ये हमारे पास 7 बाइट है, 7 बाइट का मतलब है 7 8 56, 56 बिट, और ये 56 बिट का जो हमारे पास पैटर्न है, ये पैटर्न है 1010, यानी अल्टरनेट पैटर्न मेरे पास कैसा है, ये है मेरे पास इस टाइप से, हमारे पास यहाँ पे बिट होंगी 1010101010 डॉट 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 डॉट। जो एसएफडी है मेरे पास वो 1 बाइट का है, तो ये क्या है 101010, और लास्ट में क्या है 11। ठीक है सर, इसका मतलब हाँ, एक चीज मैं आपको और बता दूं, एक्चुअल में हमारे पास जो प्रीएम्बल और एसएफडी है, प्रीएम्बल और एसएफडी जो 7 बाइट और 8 बाइट, दीज टू फील्ड्स आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर, यानी ये दो फील्ड एक्चुअल में डेटा लिंक लेयर के पार्ट नहीं है। दीज टू फील्ड्स आर एडेड एट द फिजिकल लेयर,
यानी ये दो फील्ड एक्चुअल में फिजिकल लेयर पे दोस्तों ऐड होते हैं। तो मैंने यहां से लिख भी रखा है, ये प्रियम्बल एंड एसएफडी जो हमारे पास है ये फिजिकल लेयर हेडर है, ये फिजिकल लेयर का पार्ट है, फिजिकल लेयर पे क्या होते हैं, ऐड होते हैं। लेकिन यहां से डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एड्रेस, लेंथ ऑफ डेटा, ये मेरे पास डेटा लिंक लेयर हेडर है, यानी डेटा लिंक लेयर पे ऐड होते हैं ये सारे फील्ड। और जो मेरे पास सीआरसी है वो सीआरसी भी मेरे पास क्या है, डेटा लिंक लेयर पे ऐड होता है। तो ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि प्रियम्बल एंड एसएफडी क्या एक्चुअल में डेटा लिंक लेयर के पार्ट है, प्रियम्बल और एसएफडी क्या डेटा लिंक लेयर पे ऐड होते हैं? तो आई से नो, प्रियम्बल एंड एसएफडी आर द पार्ट ऑफ फिजिकल लेयर हेडर। सो ओके, एक एक फील्ड को एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में तो आपको बात समझ में आ जाएगी। लेकिन यहां से मैंने आपको यहां पे लिख भी रखा होगा शायद कहीं ना कहीं पॉइंट। अब टू फील्ड आर एडेड बाय, चलो फिजिकल, चलो ये बाद में बात डिस्कशन करेंगे इसका, ठीक है, आगे जो हम डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। अब इसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में जाता हूं धीरे धीरे, तो आपको बातें अच्छे से एक बार पेशेंस रखना पड़ेगा। आप ये मत समझना कि सर चल क्या रहा है, चल क्या रहा है वो आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा सारी चीजें, ठीक है, कि हम एक्चुअल में क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है भाई, सपोज हमारे पास कुछ स्टेशन है, मेरे पास ये स्टेशन ए है, ये मेरे पास स्टेशन कोई बी है, मान लो ये मेरे पास कोई स्टेशन सी है, और मान लो ये मेरे पास कोई स्टेशन डी है, ठीक है। मान लो यहां पे हमारे पास ये चार स्टेशन है, स्टेशन ए है, स्टेशन बी है, और स्टेशन मेरे पास सी है, और स्टेशन मेरे पास क्या है, डी है। ये मान लो मेरे पास चार स्टेशन, स्टेशन ए बी सी डी। तो सपोज ऐसा मान के चलते हैं, हमारे पास जो स्टेशन ए है वो स्टेशन डी को हमारे पास क्या करना चाहता है, कोई डेटा भेजना चाहता है। स्टेशन ए जो है वो स्टेशन डी को क्या करना चाहता है, डेटा भेजना चाहता है, ठीक है। तो जो फ्रेम होगा, फ्रेम का जो फॉर्मेट होगा वो हमारे पास कुछ इस कदर से होगा, फ्रेम का जो फॉर्मेट होगा कुछ इस टाइप से होगा। मैं आपको बता दूं, बहुत सारे फील्ड में आपको नहीं लिख रहा हूं बिकॉज वो, यार पहला हमारे पास जो फील्ड है वो हमारे पास क्या है, प्रियम्बल। तो सपोज यहां पे हमारे पास क्या होगा, प्रियम्बल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रियम्बल। उसके बाद यहां पे क्या होगा हमारे पास, एसएफडी, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, एसएफडी, ठीक है। ये प्रियम्बल और एसएफडी तो है ही हमारे पास, मान लो ये दो पार्ट हैं, ठीक है। भाई हमारे पास मान लो ये फील्ड ले लेते हैं हम, ऐसा कुछ करके और ज्यादा अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, टेढ़ा ही बनेगा, वो कुछ भी कर लें। तो नहीं, ये हमारे पास क्या है यार, प्रियम्बल है मेरे पास, प्रियम्बल। ये मेरे पास क्या है, एसएफडी। ये मेरे पास क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस। ये मेरे पास क्या है, सोर्स एड्रेस, ठीक है। तो यहां प्रियम्बल के अंदर हमारे पास कुछ इंफॉर्मेशन होगी मेरे पास, भाई ये मेरे पास 1010 ऐसा इस टाइप से होगा, 101010 डॉट 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 डॉट। एसएफडी के अंदर क्या होगा, 101011। यहां क्या होगा, ऐसा 10101011, ठीक है। अब जो ए हमारे पास, ये हमारे पास डॉट डॉट है भाई, ठीक है, स्पेस में कम है इसलिए मैं लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस, यदि ए हमारे पास डी को भेजना चाहता है पैकेट, तो डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या होगा भाई, डी। डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या होगा, डी। भेज सोर्स एड्रेस, भेज कौन रहा है, ए, तो सोर्स एड्रेस में क्या होगा, ए होगा। इसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारे फील्ड यहां पे इसके पीछे लगे होंगे, जिसकी मैं कोई चिंता नहीं कर रहा हूं कंसेप्ट को समझाने के लिए। भाई प्रीएम्बल, एसएफडी, डेस्टिनेशन, सोर्स एड्रेस, उसके बाद लेंथ ऑफ डेटा, उसके बाद डेटा होगा, उसके बाद सीआरसी होगा, ऐसा ये पूरा हेडर लगा होगा, ठीक है। अब हमारे पास जैसे ही हमारे पास सपोज ये फ्रेम जाएगा हमारे पास, ये क्या जाएगा, फ्रेम। तो स्टार्टिंग में प्रीएम्बल जाएगा, ये फर्स्ट प्रीएम्बल,
तो जैसे ही मान लो हमारे पास प्रीएम्बल के अंदर क्या है 1010, ये हमारे पास 1010, तो जब हमारे पास सबसे पहले ये हमारे पास किसके पास आएगा भाई, सबसे पहले हमारे पास किस स्टेशन के पास आएगा, यदि ये ने भेजा है तो सबसे पहले ये स्टेशन बी के पास आएगा। सर बी के पास क्यों आएगा, बिकॉज बी को तो ये भेज ही नहीं रहा है। दोस्तों यहां पे हमारे पास लैन के अंदर कोई भी पैकेट है तो वो क्या होगा, ब्रॉडकास्ट। मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊं, ईथरनेट क्या है हमारे पास, कनेक्शन लेस कम्युनिकेशन है। यहां पे हमने कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया है, किसके साथ, डेस्टिनेशन के साथ। तो जब डी के साथ हमने कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया है तो कैसे पैकेट हमारे पास डी के पास जा सकता है। तो यहां पे क्या होता है, कोई भी पैकेट कोई भी स्टेशन सेंड करता है तो वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। वो क्या होता है, ब्रॉडकास्ट होता है। तो ये पैकेट सारे ही स्टेशन के पास जाएगा, स्टेशन इटसेल्फ विल आइडेंटिफाई, स्टेशन खुद आइडेंटिफाई करेगा कि ये पैकेट मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है। अब जैसे ये फ्रेम आया, सबसे पहले किसके पास आएगा, बी के पास। तो यदि हमारे पास स्टार्टिंग में प्रीएम्बल है 1010, सर ये क्या है प्रीएम्बल 1010, दोस्तों ये एक्चुअल में फ्रेम का पार्ट है ही नहीं, ये मैंने कुछ डमी बिट्स क्या कर दी हैं, ऐड कर दी हैं। कुछ डमी बिट्स फ्रेम के स्टार्टिंग में क्या कर दी, ऐड कर दी हैं, जिनका पैटर्न क्या है 1010। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेशंस को अलर्ट करने के लिए है कि हां कोई डेटा पैकेट लिंक के ऊपर आ रहा है। भाई जब हमारे पास कोई डेटा पैकेट, पहली बिट जब बी के पास आएगी तो बी को तभी तो पता चलेगा हमारे पास कोई डेटा पैकेट आया है। जब पहली बिट कोई सी के पास आई तो पता चलेगा डी के पास। तो यानी अब स्टार्टिंग में कोई स्टेशन रेडी ही नहीं है, ट्रांसफर कोई स्टेशन रेडी ही नहीं है रिसीव करने के लिए। क्यों रेडी नहीं है, यदि मैं कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट करता डी के साथ डेटा पैकेट भेजने से पहले तो डी क्या होता, रेडी होता उस समय डेटा पैकेट को रिसीव करने के लिए। लेकिन स्टेशन ए ने डी के साथ कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश किया ही नहीं है डेटा पैकेट भेजने से पहले। तो ऐसा भी हो सकता है कि डी स्टार्टिंग में रेडी ना हो डेटा पैकेट रिसीव करने के लिए और आप एकदम से डेटा भेज दो तो वो उस डेटा को रिसीव नहीं कर पाएगा, तो डेटा क्या हो सकता है, लॉस्ट हो सकता है। तो इसीलिए इस कंफ्यूजन से बचने के लिए हमने क्या किया, स्टार्टिंग में कुछ डमी बिट्स क्या कर दी, ऐड कर दी। तो ये प्रीएम्बल जो मेरे पास है 7 बाइट का और एसएफडी जो है मेरे पास 1 बाइट का, तो टोटल 8 बाइट की बात करें 8 × 8 64 बिट्स का ये डमी डेटा है। ये सिर्फ और सिर्फ जब ये आ रहा है चैनल पे तो उस समय सारे स्टेशंस अलर्ट हो रहे हैं कि भाई कोई डेटा आ रहा है, तो सारे स्टेशंस क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। यदि कोई डेटा आ रहा है तो वो किसी भी स्टेशन के लिए हो सकता है, वो स्टेशन बी के लिए भी हो सकता है, स्टेशन सी के लिए भी हो सकता है, स्टेशन डी के लिए भी हो सकता है। बिकॉज स्टेशन ए ने कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं किया है डी के साथ, तो जैसे ही कोई डेटा पैकेट आएगा तो सारे स्टेशन रेडी हो जाएंगे, एकदम से रेडी कि भाई ये डेटा मेरे लिए भी हो सकता है। तो सब स्टेशंस क्या करेंगे, चेक करेंगे। सपोज हमारे पास जो प्रीएम्बल है पहला हमारे पास 7 बाइट का, यदि ये 7 बाइट मिस कर दी किसी ने, कोई दिक्कत नहीं। यदि मान लो मेरे पास कोई बी के पास कोई ये मैसेज आया और ये हमारे पास इन बिट को रिसीव नहीं कर पाया जो 101010 है, तो इससे कोई समस्या होने वाली नहीं है, देयर विल बी नो प्रॉब्लम। यदि ये हमारे पास मिस हो गया कोई समस्या नहीं। एसएफडी के अंदर जो स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर के फ्रेम एक्चुअल में स्टार्ट होने ही वाला है, तो एसएफडी हमारे पास क्या है, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर। यहां भी क्या है, अल्टरनेटिंग पैटर्न 101010। तो जब तक 101010 आ रहा है तो अल्टरनेट पैटर्न, तो ये वाली बात सारे स्टेशन को भी पता है कि भाई ये डमी डेटा है, 1 के बाद 0 1 के बाद 0 ऐसा सीक्वेंस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये डमी डेटा है, इसको रिसीव भी नहीं करोगे तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन एसएफडी में हमारे पास यहां पे 56 बिट्स 1010, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 101010, जैसे ही 10 के बाद लास्ट की जो 2 बिट है यहां पे वो 11 है, आप देख रहे हो लास्ट की जो 2 बिट है ना यहां पे 11 है। तो जो लास्ट की मेरे दोस्त 2 बिट है ना, ये क्या इंडिकेट कर रही है, लास्ट 2 बिट्स इंडिकेट कर रही हैं कि नाउ दिस इज द लास्ट चांस फॉर सिंक्रोनाइजेशन, कि भाई ये सिंक्रोनाइजेशन के लिए लास्ट चांस है, आप रेडी हो जाओ डेटा को रिसीव करने के लिए। क्यों कि यदि नेक्स्ट फील्ड ये क्या रिप्रेजेंट कर, लास्ट 2 बिट्स आर रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज द लास्ट चांस फॉर सिंक्रोनाइजेशन एंड नेक्स्ट फील्ड इज डेस्टिनेशन एड्रेस। अगला फील्ड क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस है। या सपोज ये वाला फील्ड आपका मिस हो गया, कोई समस्या नहीं आएगी। सपोज ये वाला फील्ड भी आपका मिस हो गया तब भी कोई समस्या नहीं होएगी, बिकॉज ये डमी डेटा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त, यदि थर्ड फील्ड जो है यहां पे जो डेस्टिनेशन एड्रेस वाला है, यदि ये फील्ड आपसे मिस हो गया, यदि कोई भी स्टेशन इस फील्ड को रीड नहीं कर पाया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्यों भाई, यदि थर्ड फील्ड आपसे मिस हो गया तो आपको थर्ड फील्ड में क्या लिखा है, डेस्टिनेशन एड्रेस लिखा है कि ये पैकेट किसके लिए है। यदि बी ने मान लो ये थर्ड फील्ड मिस कर दिया तो बी को यही पता नहीं चल पाएगा कि ये पैकेट मेरे लिए है या नहीं।
भाई जिसके लिए है उसका नाम यहां लिखा होगा ना डेस्टिनेशन एड्रेस में, तो बी को यह बात पता ही नहीं चल पाएगा कि यह पैकेट मेरे लिए है या नहीं है, कि यदि यह पैकेट मेरे लिए नहीं है तो इसका मतलब मुझे रिसीव नहीं करना है, यदि है तो रिसीव करना है। तो जैसे ही हमारे पास मान लो ये थर्ड फील्ड आया, सपोज इस बी जो है, बी ने हमारे पास थर्ड फील्ड को आप मिस नहीं कर सकते, इसको मिस कर दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी, यू विल बी इन कंफ्यूजन दैट वेदर दिस पैकेट इज फॉर मी और नॉट। तो मान लो ये थर्ड फील्ड आप मिस नहीं कर सकते, सपोज आपने इसको रीड कर लिया थर्ड फील्ड को, यदि थर्ड फील्ड को बी ने रीड किया, डेस्टिनेशन एड्रेस को रीड किया, डेस्टिनेशन एड्रेस में क्या लिखा है डी, तो जब थर्ड फील्ड भी रीड करेगा तब इसको पता चलेगा ओहो डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है डी, यानी ये पैकेट मेरे लिए नहीं है, ये पैकेट किसी और के लिए यानी डी के लिए। तो बाकी रिमेनिंग फील्ड्स ये रीड नहीं करेगा। रिमेनिंग फील्ड इसके बाद क्या है, सोर्स एड्रेस। तो जब पैकेट मेरे लिए है ही नहीं तो ये पैकेट किसने भेजा है, मुझे इससे क्या मतलब है। उसके बाद क्या, लेंथ ऑफ डेटा, कि डेटा की लेंथ क्या है, किस साइज का डेटा है। तो यहां पे आप देख रहे हो मिनिमम जो डेटा है 46 बाइट का है, मैक्सिमम कितने का, 1500 का। 46 बाइट से कम का डेटा भेज नहीं सकते, 1500 से ज्यादा का डेटा नहीं भेज सकते। क्यों, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करने वाले, अभी तो मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूं। तो जैसे ये पैकेट बी के पास आया तो बी इसको रिसीव नहीं करेगा। उसके बाद हमारे पास सपोज ये पैकेट मेरे पास सी के पास आया, जैसे ये पैकेट सी के पास आया तो सी ने भी क्या किया, सपोज पहला फील्ड मिस हो गया, दूसरा फील्ड मिस हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यू कैन नॉट मिस द थर्ड फील्ड। थर्ड फील्ड यू हैव टू रीड एनी हाउ। तीसरा फील्ड जो है डेस्टिनेशन एड्रेस, वो आपको रीड करना ही पड़ेगा। सपोज थर्ड फील्ड आपसे मिस हो गया, आप फोर्थ फील्ड से सिंक्रोनाइज हुए, तो आपको पता है सोर्स एड्रेस है कि भाई पैकेट ए ने भेजा है, लेकिन आपको यह पता नहीं चल पाएगा कि पैकेट आपके लिए है या नहीं। इफ यदि आपको यह पता नहीं चला, यू आर इन अ डायलेमा वेदर आई हैव टू रिसीव दिस पैकेट और लीव दिस पैकेट। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट। तो सी ने भी इस पैकेट को क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। उसके बाद हमारे पास जैसे ही ये पैकेट डी के पास आएगा, तो यानी डी हमारे पास इस पैकेट को क्या कर लेगा, रिसीव कर लेगा, बिकॉज़ डेस्टिनेशन एड्रेस में ये नाम लिखा है। तो लेकिन हमेशा कोई भी फ्रेम आएगा, कोई भी फ्रेम चैनल के ऊपर आएगा, मीडियम के ऊपर आएगा, तो ऑल स्टेशंस विल बी अलर्ट, सारे स्टेशंस अलर्ट हो जाएंगे, बिकॉज ये फ्रेम, ये मैसेज किसी के लिए भी हो सकता है, बिकॉज यहां पे कोई कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट फैसिलिटी नहीं है। यहां पे कोई भी फ्रेम भेजा जाएगा वो ब्रॉडकास्ट होगा, वो सारे स्टेशन के पास जाएगा। स्टेशन को खुद ये चेक करने का ये फ्रेम मेरे लिए है या मेरे लिए नहीं है, ठीक है। जैसे कि मान लो एक रियल लाइफ में एग्जांपल लूं, सपोज क्लास के अंदर 400 स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और यदि मैं मान लो पोडियम पे हूं, स्टेज पे हूं, और मैं ये अनाउंस कर दूं कि मैं किसी को भी बुला सकता हूं 400 में से स्टेज के ऊपर यानी डिजिटल बोर्ड के ऊपर सवाल सॉल्व कराने के लिए, तो यानी मैं किसी को भी बुला सकता हूं भाई। यदि मैं ये अनाउंस करूं तो इसका मतलब क्या होगा, सारे स्टूडेंट्स हमेशा अलर्ट रहेंगे। अब मान लो मैंने एक नाम लिया, तो नेक्स्ट नेम इज, जब मैं ये अनाउंस कर रहा हूं अगला नाम, तो सारे स्टूडेंट सुन रहे हैं कि अगला नाम मेरा है या नहीं। सपोज मैंने अनाउंस किया नेक्स्ट नेम इज राहुल, तो जब नाम अनाउंस हुआ तो सिर्फ राहुल स्टेज पे आएगा, बाकी सब लोग साइलेंट हो जाएंगे, भाई ओहो ठीक है हमारी राड कटी, हमारा नाम नहीं बोला, ठीक है। अब मान लो राहुल बोर्ड पे चला गया, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट अनाउंसमेंट होगा तो फिर से सबके कान क्या हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, क्या नेक्स्ट मेरा नाम तो नहीं है, आपका होगा तो आपको आना पड़ेगा, नहीं तो फिर से कूल डाउन। तो यानी जब भी कोई फ्रेम आएगा इस चैनल के ऊपर तो सारे स्टेशन अलर्ट हो जाएंगे, और अलर्ट होने के बाद ये देखेंगे क्या इसके डेस्टिनेशन एड्रेस में मेरा नाम लिखा है कि नहीं लिखा है। मेरा नाम लिखा है तो इसका मतलब ये पैकेट मेरे लिए, मुझे रिसीव करना है। मेरा नाम नहीं लिखा है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको लीव कर सकता हूं। तो यानी ये पहले फील्ड प्रीएम्बल और एसएफडी सारे स्टेशन के पास जाएगा, यहां तक पता नहीं चलेगा प्रीएम्बल, ये डमी बाइट है, मिस भी कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थर्ड फील्ड आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये हमारे पास एक छोटी सी कहानी है। इन शॉर्ट में आपको ये छोटी सी बात बताऊं, प्रीएम्बल मैंने आपको बता ही दिया कि भाई प्रीएम्बल हमारे पास ये डमी डेटा है, सिर्फ अलर्ट के लिए है हमारे पास, स्टेशन के लिए कि हमारे पास डेटा आने वाला है। एसएफडी भी सिर्फ अलर्ट का ही काम कर रहा है, और एसएफडी में लास्ट की 2 बिट जो 1-1 है वो ये इंडिकेट कर रही है कि भाई अगला फील्ड डेस्टिनेशन एड्रेस है, यू कैन नॉट मिस दी नेक्स्ट फील्ड, कि अगले फील्ड को आप मिस नहीं कर सकते, वो बहुत जरूरी है, ठीक है। 1010 आ रहा है, कोई चिंता की बात नहीं, लेकिन 1 के बाद 1 आ गया तो भाई ओहो कि बिल्कुल ये लास्ट चांस है सिंक्रोनाइज होने के लिए, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। ये डेस्टिनेशन मैक एड्रेस है, ये सोर्स मैक एड्रेस है। लेंथ ऑफ डेटा हमारे पास ये 2 बाइट का है। लेंथ ऑफ डेटा फील्ड की जरूरत क्यों है, मैं आपको ये बात बता दूं। यहां लेंथ ऑफ डेटा फील्ड की जरूरत दोस्तों इसलिए है, डेटा साइज, हियर डेटा साइज इज नॉट फिक्स, इट कैन बी वेरी इन बिटवीन 46 एंड 1500। डेटा साइज यहां पे फिक्स नहीं है,
यदि मान लो हमारे पास फ्रेम का डेटा का साइज फिक्स होता 100 बाइट, तो वी हैव नो नीड टू मेंटेन इफ एक्स्ट्रा फील्ड दैट व्हाट इज द लेंथ ऑफ डेटा। यदि डेटा का साइज फिक्स होता, हर फ्रेम के अंदर 100 बाइट का ही डेटा जाएगा, तो ये बात सेंडर रिसीवर दोनों को पता होती कि भाई 100 बाइट का ही फ्रेम, 100 बाइट का ही डेटा आ रहा है, तो यानी कोई जरूरत नहीं थी। जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था IPv4 हेडर के अंदर हेडर साइज वाज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी वेरी इन बिटवीन 20 एंड 60 बाइट। हेडर साइज फिक्स नहीं था, वो 20 से 60 के बीच में वेरी कर सकता था। तो उसके लिए हमको एक अलग से एक फील्ड की जरूरत पड़ी थी, जिस फील्ड का नाम क्या था, हेडर लेंथ फील्ड। क्या नाम था, हेडर लेंथ फील्ड। क्या व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ द हेडर, 20 से 60 के बीच में कुछ भी हो सकता है कि एक्चुअल हेडर का साइज कितना है। तो सेम एज इट इज यहां पे मिनिमम साइज और मैक्सिमम साइज, मिनिमम 46 बाइट, मैक्सिमम यानी डेटा का जो साइज है वो 46 से 1500 के बीच में हो सकता है उससे। तो इसका मतलब डेटा का साइज फिक्स नहीं है, इट कैन बी वेरी, वो वेरी कर सकता है। तो एक्चुअल में डेटा का साइज कितना है वो हम कहां पे लिखेंगे, वो यहां पे लिखेंगे लेंथ ऑफ डेटा, इस फील्ड के अंदर व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ डेटा। सपोज एक्चुअल में आपने 1000 बाइट का डेटा भेजा है, तो आप इस फील्ड के अंदर लिखोगे 1000 बाइट, यानी एक्चुअल डेटा हमारे पास 1000 बाइट का है। अब छोटा सा आइडिया, मैं आपको सारे पॉइंट जो भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं सब कुछ लिख रखा है मैंने पीपीटी पे दोस्त, ठीक है, तो आपको कुछ भी नोट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो मिनिमम साइज, सर यहां मिनिमम क्यों लिया 40 साइज? दोस्तों मिनिमम साइज इज नीडेड टू डिटेक्ट द कोलिजन। आपने पढ़ा होगा ईथरनेट CSMA/CD के अंदर कि वहां पे हमारे पास एक कंडीशन थी, मिनिमम फ्रेम साइज टू डिटेक्ट द कोलिजन, कि कम से कम फ्रेम का साइज कितना होना चाहिए कोलिजन को डिटेक्ट करने के लिए। तो इसलिए हमारे पास 46 बाइट से कम का हम नहीं भेज सकते। तो प्रैक्टिकली ईथरनेट के अंदर यदि हमारे पास ईथरनेट 802.3 के अंदर कम से कम हमारे पास जो डेटा है उसका साइज कितना होगा, मिनिमम डेटा साइज 46 बाइट, उससे कम का डेटा नहीं भेज सकते आप, अदरवाइज कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर पाओगे प्रैक्टिकली इन द ईथरनेट 802.3। सो व्हाई यू हैव टेकन द मैक्सिमम साइज 1500 बाइट? माय डियर फ्रेंड्स, मैक्सिमम साइज इज नीडेड टू अवॉइड मोनोपोलाइजेशन। वहां पे हमने एक बैक ऑफ एल्गोरिथम पढ़ा था कि जिस स्टेशन को हमारे पास, सपोज 2 स्टेशन में फाइट हुई, 2 स्टेशन का डेटा कोलाइड हुआ, दोनों के हमारे पास चांसेस बराबर हैं, पहले कोई भी डेटा सेंड कर सकता है, हमने चांस ए को दे दिया, तो ए क्या करता था, स्टेशन ए पूरे लिंक को कैप्चर कर लेता था। मैंने आपको बैक ऑफ एल्गोरिथम में पढ़ाया था, क्या ड्रॉबैक था, कैप्चर इफेक्ट, पूरे लिंक को कैप्चर कर लेता था और अपना डेटा क्या करता रहता था, सेंड करता रहता था। लेकिन यहां पे क्या रेस्ट्रिक्शन है कि आप 1500 बाइट्स से ज्यादा का डेटा नहीं भेज सकते। नहीं, एक जो फ्रेम भेजोगे, मैंने आपको वैसे ही बताया था MTU, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट, मैंने आपको बताया था ईथरनेट हमारे पास कितना है 1500, यानी, और 1500 का ये प्योर डेटा की बात हो रही है कि 1500 डेटा से ज्यादा आप नहीं भेज सकते, बफर स्पेस 1500 बाइट से ज्यादा अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ये CRC है। सर CRC का क्या यूज है? CRC दोस्तों यूज होती है एरर को डिटेक्ट के लिए, जो कि मैंने आपको बता चुका हूं पहले ही, हमने डिटेल में पढ़ा है, CRC यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द एरर। अब इन सारे पॉइंट्स को, जो भी हमने पॉइंट यहां पे लिखे हुए, इनको 1 बाय 1 एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो आपको ज्यादा अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। क्या है भाई, प्रियम्बल 7 बाइट का है, तो ये क्या लिखा है, इट इज ए 7 बाइट फील्ड, प्रियम्बल इज एन अल्टरनेटिंग पैटर्न ऑफ 1 and 0। ये क्या है, अल्टरनेटिंग पैटर्न है किसका, 1 and 0 का। क्या लिखा है, इट अलर्ट्स द स्टेशन दैट फ्रेम इज गोइंग टू स्टार्ट। ये क्या अलर्ट कर रहा है स्टेशन को कि फ्रेम स्टार्ट होने वाला है, कि भाई ये स्टार्टिंग में आप डमी डेटा है, लेकिन ये अलर्ट कर रहा है कि फ्रेम आने वाला है, ठीक है। नाउ इट इज आल्सो इनेबल्स द सेंडर एंड रिसीवर टू एस्टैब्लिश बिट सिंक्रोनाइजेशन, टू एस्टैब्लिश बिट सिंक्रोनाइजेशन, यानी भाई सिंक्रोनाइज हो जाओ, ठीक है, अदरवाइज जो डेटा आने वाला है वो क्या हो जाएगा, मिस हो जाएगा। तो ये अलर्ट कर रहा है कि भाई यू विल बी रेडी, कि आप रेडी हो जाओ, डेटा आने ही वाला है, ठीक है। दिस इज द मीनिंग ऑफ प्रियम्बल। SFD, स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, इट इज 1 बाइट फील्ड, ये 1 बाइट फील्ड है, विच इज ऑलवेज सेट टू 10101011। भाई ये हमारे पास क्या सेट है, हमारे पास 10101011। आगे क्या लिखा है, SFD alerts the station that this is the last chance for synchronization। SFD क्या अलर्ट करता है कि भाई ये लास्ट चांस है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, बिकॉज इससे नेक्स्ट फील्ड क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस है। द लास्ट 2 बिट्स आर 1 1, लास्ट की 2 बिट क्या है, 1 1 है। एंड अलर्ट्स द रिसीवर दैट द नेक्स्ट फील्ड इज
डेस्टिनेशन एड्रेस, यानी अगला फील्ड क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस है, ठीक है। नोट मैंने क्या लिखा है, द अबव टू फील्ड्स आर एडेड बाय द फिजिकल लेयर एंड रिप्रेजेंट द फिजिकल लेयर हेडर। अबव टू फील्ड मतलब एसएफडी एंड प्रियम्बल, तो यानी यहां से हमारे पास जो दोस्तों ये प्रियम्बल है, प्रियम्बल एंड एसएफडी आर एडेड एट द फिजिकल लेयर, ये हमारे पास फिजिकल लेयर पे क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। नाउ नेक्स्ट क्या है, क्या लिखा है, समटाइम्स एसएफडी इज कंसीडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ प्रियम्बल। एसएफडी कहीं कहीं पे प्रियम्बल का ही पार्ट है, तो यानी प्रियम्बल फील्ड कहीं कहीं किसी किसी किताब में 8 बाइट का गिवन है। सो दैट इज वाई एट मेनी प्लेसेस प्रियम्बल फील्ड लेंथ इज डिस्क्राइब्ड एज 8 बाइट। तो कुछ कुछ बुक में, इवन स्टैंडर्ड बुक में भी क्या गिवन है, हमारे पास जो प्रियम्बल फील्ड है, एसएफडी जो है स्टार्ट फ्रेम डेलीमीटर, वो भी किसका पार्ट है, प्रियम्बल का ही पार्ट है। कहीं कहीं पे हमारे पास ये प्रियम्बल फील्ड 8 बिट का है। ये पुरानी बात होगी, लेकिन लेटेस्ट आप एडिशन में देखोगे तो लेटेस्ट एडिशन में हमारे पास स्टैंडर्ड बुक में प्रियम्बल जो फील्ड है वो 7 बाइट का और एसएफडी हमारे पास क्या है, 1 बाइट का है, ठीक है, जो हमने बताया। लेकिन कहीं कहीं यहाँ पे लिखा हुआ है, तो मैंने आपका रीजन बताया, दैट इज वाई दैट इन मेनी प्लेसेस प्रियम्बल फील्ड लेंथ इज डिस्क्राइब्ड एज 8 बाइट। एसएफडी इज कंसिडर्ड टू बी द पार्ट ऑफ प्रियम्बल। एसएफडी क्या कंसिडर हो रहा है कि ये प्रियम्बल का ही पार्ट है, ठीक है। अब इससे नेक्स्ट क्या है, डेस्टिनेशन एड्रेस। इट इज 6 बाइट फील्ड, ये कितने का है, 6 बाइट का फील्ड है, दैट कंटेन्स द मैक एड्रेस ऑफ द डेस्टिनेशन। ये क्या कंटेन करता है, डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस कंटेन करता है। डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, डेस्टिनेशन मैक एड्रेस यूनिकास्ट मैक एड्रेस भी हो सकता है, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस भी हो सकता है और ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस भी हो सकता है। डेस्टिनेशन यानी 1 to 1, यदि एक सोर्स एक ही डेस्टिनेशन को भेज रहा है तो वो क्या होगा, यूनिकास्ट मैक एड्रेस। ऐसा भी हो सकता है कि एक सोर्स बहुत सारे मल्टीपल स्टेशन को भेज रहा हो तो वो क्या होगा, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। और यदि सबको भेज रहा हो, जितने भी स्टेशन लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, तो वो क्या होगा हमारे पास, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो डेस्टिनेशन मैक एड्रेस, इट कैन बी यूनिकास्ट मैक एड्रेस, इट कैन बी मल्टीकास्ट मैक एड्रेस, इट कैन बी ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। हाउ वी आइडेंटिफाई दैट डेस्टिनेशन मैक एड्रेस इज यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट और मल्टीकास्ट, ठीक है। ऑलरेडी यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है, एनआईसी एग्जाम में पूछा गया है, इसरो एग्जाम में पूछा गया, मे बी इन द फ्यूचर दे कैन आस्क द क्वेश्चन द गेट एग्जाम आल्सो एज वेल। तो इनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। क्या है हमारे पास, पहला क्या लिखा है, यूनिकास्ट मैक एड्रेस, ठीक है। क्या लिखा है लाइन, इफ लास्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट इज 0, लास्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट, पहली बाइट की लास्ट बिट यदि 0 है, इट इंडिकेट यूनिकास्ट मैक एड्रेस। वो क्या इंडिकेट करेगी, यूनिकास्ट मैक एड्रेस इंडिकेट करेगी। जैसे कि लास्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट इज 0, मान लो ऐसा लिखा है 3A ये 6 बाइट का है ना, 3A 2B C3 5A 9B, ठीक है, 7D, कितनी बाइट होगी, 1 2 3 4 5 6। तो इस टाइप से हमारे पास आपको मैक एड्रेस दोस्तों देखने के लिए मिलेगा। ये 1 बाइट है, 1 बाइट 2 बाइट 3 बाइट 4 बाइट 5 बाइट 6 बाइट है, ठीक है। तो 1 बाइट के अंदर मेरे पास कितनी बिट्स होती हैं मेरे दोस्त, 1 बाइट के अंदर मेरे पास होती हैं 8 बिट। तो यानी हमारे पास ये 1 बाइट है, तो यानी ये 4 बिट से लिखा गया है, ये 4 बिट से लिखा गया, ठीक है। ये हेक्साडेसिमल में मैंने नंबर लिखा है, किस में लिखा है मेरे प्यारे दोस्त, ये लिखा है हेक्साडेसिमल। तो यानी हमारे पास ये जो लिखा हुआ है, इसको मैं आपको बताऊं, मैं यहां फर्स्ट इसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट बाइट की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं, फर्स्ट बाइट की। तो 3 जो है वो कितने बिट से लिखा गया, 4 बिट से। ए कितने बिट से लिखा गया, 4 बिट से। तो 3 को मैं 4 बिट से कैसे लिखूंगा, कोई स्टूडेंट बता सकता है 3 को 4 बिट से कैसे लिखूंगा, 3 को 4 बिट से मैं कैसे लिखूंगा भाई, हमारे पास 3 को 4 बिट से कैसे लिखूंगा, 0 0 1 1।
ए का मतलब है 10 को मैं 4 बिट से कैसे लिखूंगा 1010, तो कैसे लिखूंगा 1010। तो आप देख रहे हो ये पहली बाइट है, दूसरी बाइट है, तीसरी बाइट है, चौथी बाइट है, पांचवी बाइट है, 6 बाइट है। ये फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट, फिफ्थ बाइट, सिक्स बाइट। इफ लास्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट इज 0, तो फर्स्ट जो बाइट है उसकी लास्ट बिट आप पकड़ लो यहां से, लास्ट बिट क्या है 0। तो लास्ट बिट यदि 0 है तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, लास्ट बिट 0, इट इंडिकेट यूनिकास्ट मैक एड्रेस। ये क्या इंडिकेट कर रही है दोस्तों, ये इंडिकेट कर रहा है यूनिकास्ट मैक एड्रेस। मल्टीकास्ट मैक एड्रेस क्या है, इफ लास्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट इज 1, इफ लास्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट इज 1, फर्स्ट बाइट की लास्ट बिट 1 है, इट इंडिकेट मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। वो क्या इंडिकेट करेगी, मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। तो मान लो हमारे पास कोई ऐसा लिखा है भाई, A3 2B C3 5A 9B 7D। तो पहली बाइट की यदि हम बात करें भाई, किसकी बाइट की बात कर रहे हैं, पहली बाइट की, यानी हमारे पास ये पहली बाइट है, ये 8 बिट, 4 बिट का नंबर ए, 4 बिट का ये। तो नहीं, यहां पे हमारे पास जो 4 बिट लिखी है भाई, ए को क्या है लिखेंगे हम 10 क्या है 1010, 3 क्या है 0011। तो यहां पे आप देख रहे हो ना, लास्ट जो बिट है, पहली बाइट की लास्ट बिट क्या है 1, तो इट इंडिकेट मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। तो ऐसा ही एड्रेस आपको देखने के लिए मिलेगा, और पूछ सकता है कि ये यूनिकास्ट मैक एड्रेस है, ब्रॉडकास्ट है, मल्टीकास्ट, इट इंडिकेट मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। नाउ नीचे क्या, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस, इफ ऑल 48 बिट्स आर 1, यदि 48 की 48 बिट 1 है, देन इट इंडिकेट ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। तो ये क्या इंडिकेट करेगा, ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस इंडिकेट करेगा। 48 की 48 बिट 1 का मतलब क्या है, FF 1 2 3 4 5 6। भाई F का मतलब क्या है, यहां पे मैं हमारे पास क्या कर रहा हूं, सिर्फ पहली बाइट को यहां पे शो कर रहा हूं। F का मतलब है 15, तो 15 का मतलब क्या है भाई, 15 का मतलब है हमारे पास 4 1 1 1 1 1, फिर से 15 का मतलब क्या है 4 1। तो यदि 48 की 48 बिट 1 है, तो इट इंडिकेट ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस। ये क्या इंडिकेट करेगी, हमारे पास ब्रॉडकास्ट मैक एड्रेस को इंडिकेट करेगी। नाउ नेक्स्ट क्या है, सोर्स एड्रेस 6 बाइट का। इट इज 6 बाइट फील्ड, 6 बाइट का फील्ड दैट कंटेन्स द मैक एड्रेस ऑफ द सोर्स। ये मैक एड्रेस सोर्स का कंटेन करेगी, विच इज सेंडिंग द डेटा, जो डेटा को सेंड कर रहा है उसका मैक एड्रेस। सोर्स एड्रेस इज ऑलवेज यूनिकास्ट मैक एड्रेस। यार सोर्स एड्रेस क्या होगा, वो यूनिकास्ट एड्रेस रहेगा। भाई सोर्स एक ही सेंड कर रहा है, सोर्स इट विल नॉट बी मल्टीकास्ट, नॉट बी ब्रॉडकास्ट, सोर्स एड्रेस इज ऑलवेज यूनिकास्ट एड्रेस, ये बात ध्यान रखना। तो सोर्स एड्रेस यूनिकास्ट रहेगा, तो इसका मतलब सोर्स एड्रेस जो होगा उसमें हमारे पास पहली बाइट की लास्ट बिट क्या होगी 0। भाई हमारे पास यही तो हमने अभी आपको सिखाया है, इफ लास्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट, पहली बाइट की लास्ट वाली बिट क्या होगी 0। तो यानी हमारे पास सोर्स एड्रेस के अंदर लास्ट बिट जो होगी पहली वाली बाइट की, वो क्या होगी 0 ऑलवेज। सो इट मींस द फर्स्ट,
द लास्ट बिट ऑफ द फर्स्ट बाइट विल बी 0 ऑलवेज। ये मेरे पास सोर्स एड्रेस की बात हो। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, लेंथ ऑफ डेटा की, जो मैंने आपको बताया था यार 2 बाइट का फील्ड है मेरे पास, ये लेंथ ऑफ डेटा। लेंथ ऑफ डेटा क्यों है, बिकॉज डेटा का साइज फिक्स नहीं है, इट कैन बी वेरी इन बिटवीन 46 to 1500, यानी 46 से 1500 बाइट तक का मेरे पास ये हो सकता है। ठीक है, क्या लिखा है, लेंथ इज 2 बाइट फील्ड, 2 बाइट फील्ड विच स्पेसिफाइज द नंबर ऑफ बाइट प्रेजेंट इन द डेटा फील्ड, कि यानी डेटा में कितनी बाइट हमारे पास प्रेजेंट है डेटा फील्ड में। भाई ये मेरे पास डेटा फील्ड है ना, यहां पे ये मेरे पास डेटा फील्ड है, तो डेटा फील्ड का मतलब क्या है, यहां मिनिमम कितना होगा 46, मैक्सिमम कितना होगा 1500। तो यानी लेंथ ऑफ डेटा ये बताएगा कि इस फील्ड के अंदर कितना डेटा प्रेजेंट है। डेटा साइज सारे फ्रेम का, सारे फ्रेम में सेम डेटा होता तो इस फील्ड की जरूरत नहीं होती लेंथ ऑफ डेटा की। लेंथ ऑफ डेटा ही आपको बता रहा है कि एक्चुअल में कितने का हमारे पास डेटा है। ये डिटेल में हमने आपको बताया भी था भाई, क्यों जरूरत थी, हेडर लेंथ फील्ड IPv4 का। इन ईथरनेट डेटा साइज इज वेरिंग फ्रॉम 46 to 1500 बाइट, 46 to 1500 बाइट के बीच में वेरी कर सकता है। सो टू कीप ट्रैक ऑफ करेक्ट साइज ऑफ डेटा, कीप ट्रैक ऑफ करेक्ट साइज ऑफ डेटा इन पैकेट, वी नीड लेंथ ऑफ डेटा फील्ड। लेंथ ऑफ डेटा फील्ड की जरूरत पड़ी कि करेक्ट साइज एक्चुअल में कितना, एक्चुअल में कितना डेटा, किस साइज का डेटा हम भेज रहे हैं। दिस 16 बिट फील्ड कैन बी होल्ड द लेंथ वैल्यू 0 to 2 power 16 minus 1, ये 2 power 16 minus 1 है भाई। सिक्सटीन बिट फील्ड होल्ड द लेंथ वैल्यू 0 to 2 power मिनिमम 0 मैक्सिमम 2 power 16। भाई 16 बिट से सबसे बड़ा नंबर कितना होगा, 16 बिट से सबसे बड़ा नंबर होगा 65,535 बाइट। बट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा दैट कैन बी सेंट इन ईथरनेट फ्रेम इज 1500 बाइट। जो मैक्सिमम डेटा आप भेज सकते हो वो 1500 बाइट का भेज सकते हो। सर जब 1500 बाइट से ज्यादा का डेटा भेज ही नहीं रहे तो लेंथ ऑफ डेटा जो फील्ड है वो 2 बाइट का क्यों लिया भाई, 2 बाइट 16 बिट का क्यों लिया, बिकॉज 16 बिट से तो सबसे बड़ा नंबर 65,535 रिप्रेजेंट हो जाएगा। भाई 1500 बाइट का आप डेटा भेज रहे हो तो यार कितने बिट का फील्ड होना चाहिए। यदि मान लो 10 बिट का, सपोज 10 बिट का नंबर होता, 10 बिट का फील्ड होता, तो 10 बिट से आप मैक्सिमम नंबर कितना रिप्रेजेंट कर सकते हो भाई, बताओगे फटाफट। 2 power 10 minus 1, 1023 रिप्रेजेंट कर सकते थे 10 बिट से। 11 बिट से कितना करते आप, मैक्सिमम नंबर कितना रिप्रेजेंट हो सकता था, तो 1500 को रिप्रेजेंट करने के लिए मिनिमम कितनी बिट चाहिए थी, 2 power 11 minus 1, 2 power 11, 2 power 2 into 2 power 10, 2 मतलब 2 power 10 मतलब 1024 का 2 गुना 2048, 2048 में से एक गया 2047। ठीक है, तो यानी 11 बिट से मेरे पास काम चल जाता सर। यदि ये फील्ड 11 बिट का होता तो 11 बिट से हम मैक्स यानी 1500 रिप्रेजेंट कर सकते। भाई 1500 को रिप्रेजेंट करने के लिए 10 बिट से तो काम चलेगा नहीं, लेकिन 11 बिट मेरे पास एनफ होंगी। लेकिन यार यहां पे सर यह आपने 2 बाइट का क्यों लिया है भाई, एक बात बताओ, यहां पे जो फील्ड आपको दिख रहे हैं ना, ये किसकी फॉर्म में है, बाइट की फॉर्म में, लेंथ ऑफ डेटा। तो 1 बाइट का तो हो नहीं सकता था, 1 बाइट में कितनी बिट होती, 8 बिट से तो काम चल नहीं सकता था, 8 बिट से काम चल नहीं सकता था। तो यानी इसीलिए हमको 2 बाइट का ही फील्ड लेना पड़ा। 1 बाइट मतलब 8 बिट, और 8 बिट से 2 power 8 minus 1 255 सबसे बड़ा नंबर होता। लेकिन 1500 लिखने के लिए मिनिमम 11 बिट की जरूरत है, तो 11 बिट मतलब 2 बाइट का हमने इसलिए बना लिया है ये फील्ड। कभी कभी स्टूडेंट सवाल पूछ लेता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। नाउ टाइप, कहीं कहीं मैं आपको बताऊं यार, ये जो लेंथ ऑफ डेटा फील्ड है ना, कहीं कहीं हमारे पास ये जो फील्ड है लेंथ ऑफ डेटा,
ये कहीं कहीं बहुत सारे स्टूडेंट मुझसे सवाल पूछते भी हैं, किसी किसी बुक में हमारे पास ये जो फील्ड है ये दूसरे नाम से दिया हुआ है टाइप। पहले एक्चुअली हमारे पास ये टाइप था, लेकिन 802.3 ईथरनेट के अंदर ये टाइप रिप्लेस हो चुका है हमारे पास लेंथ ऑफ डेटा से। तो कभी कभी स्टूडेंट पूछते हैं, बिकॉज यार कंप्यूटर नेटवर्क सब्जेक्ट ही ऐसा है कि कभी अलग स्टैंडर्ड किताब के अंदर भी अलग अलग किताब के अंदर अलग अलग इंफॉर्मेशन मिलती है, तो स्टूडेंट्स हैव लॉट्स ऑफ डाउट। सो मैं ट्राई करता हूं कि ऐसा जो डाउट है उसको क्लियर ही कर दूं पहले से, तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो मैंने भी काफी सारी किताबें पढ़ी हैं, तो मुझे सारी इंफॉर्मेशन किताबों के बारे में पहले से आइडिया है कहां क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा है? दिस फील्ड डिफाइंस द अपर लेयर प्रोटोकॉल। क्या डिफाइन करता है? अपर लेयर प्रोटोकॉल। वैसे तो हमारे पास सबसे पहले ये देखो क्या लिखा है, नीचे वाली लाइन पढ़ो पहले। टाइप फील्ड वाज यूज्ड इन ओरिजिनल ईथरनेट। ओरिजिनल ईथरनेट में मैं क्या यूज करता था? टाइप फील्ड यूज करता था। बट इन IEEE 802.3 दिस फील्ड वाज रिप्लेस्ड बाय लेंथ ऑफ द डेटा। तो ये फील्ड हमारे पास किससे रिप्लेस हो गया? लेंथ ऑफ डेटा से रिप्लेस हो गया। और जो ये मैं फ्रेम फॉर्मेट आपको पढ़ा रहा हूं वो किसका पढ़ा रहा हूं? 802.3 ईथरनेट, बिकॉज 802.3 ईथरनेट इज इन अवर सिलेबस। ये मैंने आपको बताया भी था, जब मैं ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट की बात कर रहा हूं तो किसकी बात कर रहा हूं? IEEE 802.3 ईथरनेट। तो ओरिजिनल ईथरनेट में हमारे पास ये टाइप था, ठीक है, लेकिन टाइप फील्ड वाज यूज्ड इन ओरिजिनल ईथरनेट, बट इन IEEE 802.3 ईथरनेट दिस फील्ड वाज रिप्लेस्ड बाय लेंथ ऑफ द डेटा। तो टाइप में हमारे पास क्या होता था, मैं आपको बता दूं छोटी सी बात। टाइप फील्ड एज ए प्रोटोकॉल का काम करता था। किसका काम करता था? प्रोटोकॉल का। जैसे कि मान लो हमने प्रोटोकॉल फील्ड पढ़ा था ना IPv4 के अंदर, तो ऐसा काम करता था ये टाइप फील्ड। मतलब सर, मतलब वही बताएं भाई। मान लो हमारे पास ये डेटा लिंक लेयर है, तो अबव द डेटा लिंक लेयर देयर इज ए नेटवर्क लेयर, और नेटवर्क लेयर से ऊपर क्या है? ट्रांसपोर्ट लेयर है। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया था? हमारे पास आईपी इज द हार्ट ऑफ नेटवर्क लेयर। ये आईपी है। अबव द आईपी क्या है? आईसीएमपी, आईजीएमपी हो सकता है, ओएसपीएफ हो सकता है। अब बिलो दी आईपी हमारे पास क्या होता था? एआरपी और आरएआरपी। और मैंने आपको ये तो बताया था कि आईपी इज द हार्ट ऑफ दी। ठीक है, तो ये मैंने लाल सी बना दिया, ठीक है, दिल आपका। तो क्या लिखा है? दिस फील्ड डिफाइंस द अपर लेयर प्रोटोकॉल। यानी मैं डेटा लिंक, भाई ये कहां पढ़ रहा हूं? ईथरनेट फ्रेम फॉर्मेट डेटा लिंक लेयर पे। तो यानी क्या कर रहा है? दिस फील्ड डिफाइंस द अपर लेयर प्रोटोकॉल। अपर लेयर प्रोटोकॉल मींस इट कैन बी आईसीएमपी, आईजीएमपी, ओएसपीएफ। ये आईसीएमपी पैकेट है, आईजीएमपी पैकेट है, या हमारे पास ये ओएसपीएफ पैकेट है। ठीक है, तो यहां पर लिखा हुई है हमारे पास कि दिस फील्ड डिफाइंस द अपर लेयर प्रोटोकॉल हुज पैकेट इज एनकैप्सुलेटेड इन द फ्रेम। फ्रेम के अंदर कौन सा पैकेट क्या हुआ? एनकैप्सुलेट हुआ है। इट कैन बी आईपी, एआरपी, ओएसपीएफ एंड सो ऑन। इट कैन बी आईसीएमपी, आईजीएमपी, ओएसपीएफ, आईपी, एआरपी, आरएआरपी। ठीक है, तो यानी कौन सा हमारे पास एनकैप्सुलेट हुआ है, उसमें मिक्स हो गया है। ठीक है, बट यानी यहां पे हमारे पास इसका कोई रोल नहीं है, बिकॉज हम पढ़ रहे हैं 802.3 ईथरनेट, तो इसलिए इसका डिस्कशन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन फिर भी मैंने इसलिए आपको बता दिया ये वाली बात कि दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ एक्चुअली 802.3 ईथरनेट। ठीक है, ये हमारे पास अब ईथरनेट 802.3 फ्रेम फॉर्मेट का पार्ट नहीं, लेकिन इसलिए बता दिया बिकॉज समटाइम्स स्टूडेंट आस्क मी क्रॉस क्वेश्चन कि सर मैंने बुक में पढ़ा है कि ये टाइप था उसमें, सर आप लेंथ ऑफ डेटा बता रहे हो। तो हमको सब पता है कि आप पूछने वाले क्या हो। ठीक है, ना अब बात हो रही है किसकी? डेटा की। डेटा क्या है भाई? इट इज वेरिएबल लेंथ फील्ड विच कंटेन्स द एक्चुअल डेटा।
भाई डेटा हमारे पास जो फील्ड है वेरिएबल लेंथ फील्ड है, ये जो डेटा है वेरिएबल लेंथ फील्ड है, या मिनिमम वैल्यू 46 हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू 1500 हो सकती है। क्या लिखा? इट आल्सो नोन एज पेलोड लेंथ। भाई डेटा को हम क्या बोलते हैं? पेलोड लेंथ भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्या लिखा है? द लेंथ ऑफ दिस फील्ड लाइज इन बिटवीन 46 बाइट टू 1500 बाइट, यानी कहां लाई करती है? 46 से 1500 बाइट के बीच में क्या करती है? लाइव करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इन द ईथरनेट द मिनिमम डेटा हैज टू बी 46 बाइट। मिनिमम कितना होगा? 46 बाइट का डेटा होगा इन ईथरनेट। डेटा की बात कर रहा हूं, डेटा, मैंने अभी फ्रेम की बात नहीं की है। मिनिमम डेटा साइज 46 बाइट, फ्रेम का अलग कहानी है। डेटा इतना जा रहा है 46 का, फ्रेम में तो प्रीएम्बल भी है, एसएफडी भी है, सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, उसके भी बात करूंगा थोड़ी देर में। इन ईथरनेट द मिनिमम डेटा साइज हैज टू बी 46 बाइट एंड मैक्सिमम डेटा कैन बी 1500 बाइट। मैक्सिमम डेटा कितना हो सकता है? 1500 बाइट हो सकता है। क्या लिखा है नीचे? इफ डेटा कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर, अब ये कह रहा है सर आप बोल रहे हो कि 1500 बाइट्स से ज्यादा डेटा यहां पे, यानी कहने का मतलब क्या है मैं आपको बता रहा हूं। सर आप बोल रहे हो ये जो डेटा है ना भाई, इसकी बात कर रहे हो ना आप यहां पे, इसके अंदर 1500 से ज्यादा का डेटा नहीं हो सकता, यही तो बात है भाई। यानी हमारे पास डेटा लिंक लेयर के पास जो बफर स्पेस अवेलेबल है मेरे प्यारे दोस्त, वो कितनी है? 1500 बाइट। एमटीयू मैंने आपको बताया था, ईथरनेट की एमटीयू कितनी? 1500 बाइट। यानी डेटा लिंक लेयर पे जो बफर स्पेस है डेटा को रिसीव करने के लिए वो कितनी? 1500। वो प्योर डेटा की बात कर रहा हूं मैं। यानी जो डेटा ऊपर से आ सकता है, यानी डेटा लिंक लेयर के पास कहां से आएगा? नेटवर्क लेयर के पास। तो जो नेटवर्क लेयर से ऊपर डेटाग्राम आया है वो यदि 1500 बाइट से कम का है तो वो यहां पे क्या हो जाएगा? स्टोर हो जाएगा भाई। 1500 बाइट से यदि डेटाग्राम का साइज 1500 बाइट से कम का है तो स्टोर हो जाएगा। यदि 1500 बाइट से ज्यादा का है तो क्या करेगा? 1500 से ज्यादा बाइट नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर को भेज ही नहीं सकती, बिकॉज डेटा लिंक लेयर के पास 1500 से ज्यादा बाइट का बफर स्पेस अवेलेबल ही नहीं। तो मैंने आपको बताया था एक रूल, क्या करेगी? यदि नेटवर्क लेयर पे पैकेट का साइज 1500 बाइट से ज्यादा का है तो नेटवर्क लेयर क्या करती है? उसको फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करती है। फ्रेगमेंट्स में डिवाइड करती है, पीसेस में डिवाइड करती है, जिससे कि वो पीस यहां पे डेटा लिंक लेयर के फ्रेम के अंदर, यानी जो डेटा के लिए स्पेस है, डेटा लिंक लेयर पे जो फ्रेम है उसमें जो डेटा को स्टोर करने का स्पेस है उसमें इजीली फिट हो जाए। तो हमको फ्रेगमेंटेशन करना पड़ता था। फ्रेगमेंटेशन क्यों करना पड़ता था? फ्रेगमेंटेशन नेटवर्क लेयर पे होता था। क्यों करना पड़ता था? बिकॉज हम नेटवर्क लेयर डेटा लिंक लेयर को 1500 बाइट से ज्यादा का डेटा नहीं भेज सकते। तो यानी वही कहानी मैंने आपको यहां पे सिखाने की मेरे दोस्तों कोशिश की है। क्या लिखा है? इफ डेटा कमिंग फ्रॉम द अपर लेयर इज मोर देन 1500 बाइट, यानी ऊपर वाली लेयर का मतलब क्या है? नेटवर्क लेयर है, 1500 बाइट से ज्यादा है तो इट शुड बी फ्रेगमेंटेड। वो क्या होगा? फ्रेगमेंट में क्या होगा दोस्तों? डिवाइड होगा। इट शुड बी फ्रेगमेंटेड एंड एनकैप्सुलेटेड इन मोर देन वन फ्रेम। फ्रेगमेंट होगा और एक से ज्यादा फ्रेम में उसको स्टोर करना पड़ेगा। मोर देन वन फ्रेम, एनकैप्सुलेट करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई। एक में आ नहीं सकता तो हमारे पास टुकड़े किए जाएंगे तो उसके एक से ज्यादा फ्रेम बन जाएंगे, फिर ठीक है, पीस बन जाएंगे। इफ इट इज लेस देन 46 बाइट, ऐसा भी हो सकता है कि 46 बाइट से कम का डेटा हो। भाई मिनिमम डेटा की क्या रेस्ट्रिक्शन है? मिनिमम 46 बाइट से कम का डेटा। यानी यहां पे कहने का मतलब है कि भाई यहां पे डेटा, ये जो डेटा है ये 46 बाइट से कम का नहीं होना चाहिए। मैंने आपको यहां बताया है कि मिनिमम कितना होना चाहिए? 46 बाइट का। तो यदि 46 बाइट से हमारे पास कम का डेटा है तो हम क्या करेंगे? डमी बाइट कुछ ऐड करेंगे, यानी पैडिंग का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे मेरे प्यारे दोस्त? पैडिंग का यूज करेंगे। वही यहां पे हमारे पास लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? इफ इट इज लेस देन 46 बाइट इट नीड टू बी पैडेड विद एक्स्ट्रा बिट्स, एक्स्ट्रा जीरोस। तो यानी हमको क्या करना पड़ेगा? पैडिंग का अप्लाई करनी पड़ेगी और एक्स्ट्रा जीरोस क्या करने पड़ेंगे? ऐड करने पड़ेंगे।
तो नहीं, ये हमारे पास दोस्तों क्या था, हमारे पास ये था मेरे पास सारा जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, सारे फील्ड्स के बारे में हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। और यहां पे हमारे पास कुछ पॉइंट्स और भी हैं। सर मिनिमम साइज, तो यानी यहां पे क्या लिखा है, मिनिमम साइज इज नीडेड टू सेंस द कोलिजन। कोलिजन को सेंस करने के लिए मिनिमम साइज की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए मिनिमम 46 बाइट का रखा गया है। ईथरनेट यूजेस CSMA CD एज एन एक्सेस कंट्रोल मेथड टू डील विद कोलिजन। तो भाई यहां से हमारे पास ये क्या करता है, CSMA CD का यूज करता है कोलिजन से डील करने के लिए। यानी तो हमारे पास मिनिमम फ्रेम साइज जो होता था तो मिनिमम फ्रेम साइज के लिए कंडीशन क्या थी भाई हमारे पास, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम, यही फॉर्मूला था ना, ग्रेटर देन इक्वल टू प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। ये फॉर्मूला था कि नहीं था भाई हमारे पास, फटाफट से बताओ। तो यदि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर यदि ये पूछता है कि मिनिमम फ्रेम साइज इन CSMA CD, तो भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम ग्रेटर देन इक्वल टू इनटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ चेंज सिग्नल। यदि पूछता है कि मिनिमम फ्रेम साइज इन ईथरनेट, तभी भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, बिकॉज ईथरनेट यूजेस CSMA CD। तो नहीं, यहां पे मैं लिख रहा हूं ये किस लिए हमारे पास, यदि हमारे पास क्वेश्चन के अंदर ये पूछा जाए मिनिमम फ्रेम साइज, मिनिमम फ्रेम साइज इन ईथरनेट, तभी भी हम इस फॉर्मूले को लगाएंगे। क्या लिखा है, मैक्सिमम साइज इज नीडेड टू अवॉइड मोनोपोली ऑफ एनी सिंगल स्टेशन, कि किसी स्टेशन की मोनोपोली ना हो, कि वो किसी भी साइज का डेटा भेजता रहे। भाई मान लो स्टार्टिंग में ए और बी दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर थी, जब मैंने बैक ऑफ एल्गोरिथम पढ़ा था 25% 25%, मान लो मैंने ए को चांस दे दिया, ए अपना इन बहुत लंबे साइज का डेटा भेजे जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है। तो इसलिए एक रेस्ट्रिक्शन है कि भाई 1500 बाइट्स से ज्यादा का डेटा आप नहीं भेज सकते। 1500 बाइट का डेटा भेजो, उसके बाद फिर से क्या करो पार्टिसिपेट करो चैनल को एक्सेस करने के लिए, चैनल आपको मिल जाए तो दूसरा पैकेट आप भेज दो। तो ये नहीं कि एक पैकेट बहुत ही ज्यादा साइज का हम भेजते रहें, जिससे कि मोनोपोली क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी, तो हमारे पास दूसरा स्टेशन बहुत ज्यादा समय तक वेट करता रहेगा, ठीक है। इफ ईथरनेट अलाउस द फ्रेम्स ऑफ बिग साइज, देन अदर स्टेशन may not get fair chances to send their data। यदि ईथरनेट ये अलाउ कर दे बहुत बड़े साइज का डेटा, देन अदर स्टेशन मे नॉट गेट फेयर चांस टू सेंड देयर डेटा, तो वो उनको चांस नहीं मिलेगा अपने डेटा को सेंड करने के लिए। ये पॉइंट मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो यार ये सारा डिस्कशन हमारे पास दोस्तों क्या हुआ है, जो भी हमने फ्रेम फॉर्मेट के अंदर पढ़ा है सारे पॉइंट्स हमने दोस्तों क्या कर लिए हैं, कवर कर लिए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम थोड़ा सा और आगे मूव कर लेते हैं। हाँ, CRC बच गया। तो CRC हमारे पास इट इज यूज्ड फॉर एरर डिटेक्शन। सो CRC का यूज क्या है, एरर डिटेक्शन के लिए यूज होता है, और हमारे पास ये 4 बाइट का फील्ड है। कितने बाइट का फील्ड है मेरे प्यारे दोस्त, 4 बाइट का फील्ड है, ठीक है। डिसएडवांटेज पढ़ लेते हैं हमारे पास कि डिसएडवांटेज क्या है हमारे पास इसके लिए। तो भाई पहला पॉइंट क्या है, इन ईथरनेट देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन, इन ईथरनेट देयर इज ए रेस्ट्रिक्शन ऑन मिनिमम साइज ऑफ डेटा। यानी यहां पे मिनिमम साइज ऑफ डेटा की क्या है, रेस्ट्रिक्शन है। हेंस इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंटरेक्टिव एप्लीकेशन वेयर डेटा साइज इज वेरी लेस। वही ईथरनेट के अंदर आप 46 बाइट से कम का डेटा भेज नहीं सकते।
तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर इंटरएक्टिव एप्लीकेशन वे डेटा साइज इज वेरी लेस। डेटा साइज वेरी लेस मतलब कि सपोज आप व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजना चाहते हो अपने फ्रेंड को, हाय, 1 कैरेक्टर 1 बाइट का है, तो हाय मीन्स 2 बाइट, तो यानी 2 बाइट का आप मैसेज भेजना चाह रहे हो, लेकिन ईथरनेट में 46 बाइट से कम का डेटा आप भेज ही नहीं सकते। जबकि आप ऐसा थोड़ी कि भाई आपको 46 बाइट लिखना पड़ेगा, यानी 46 का मतलब 23 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे, सॉरी 46 कैरेक्टर लिखने पड़ेंगे। तो भाई ऐसा नहीं, आप तो हाय का मैसेज भेज सकते हो ना, तो इट इज नॉट सुटेबल फॉर रियल टाइम एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप मैसेंजर, इस टाइप के एप्लीकेशंस के लिए दिस इज नॉट सुटेबल। जहां डेटा साइज हमारे पास 46 बाइट से कम का भी हम भेज सकते हैं, दिस प्लेटफॉर्म इज नॉट सुटेबल। अब एक सवाल यहां से मेरे पास दिमाग में यह आता है ना यार, कोई स्टूडेंट मुझे बताएगा कि मिनिमम फ्रेम साइज कितना होगा? फ्रेम साइज, डेटा साइज तो आपको पता है, लेकिन मिनिमम फ्रेम साइज कितना होगा? व्हाट मस्ट बी द मिनिमम फ्रेम साइज इन ईथरनेट? देखो यहां पे हमारे पास, मैं पॉइंट नंबर 1 के नीचे आपको एक लिख रहा हूं पॉइंट, इसके नीचे लिख लेना, चलो यहां पे स्पेस है तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, ठीक है। मिनिमम और मैक्सिमम में ले रहा हूं। डेटा की बात की जाए तो मिनिमम डेटा हम ईथरनेट के अंदर मिनिमम डेटा कितने का? 46 बाइट, 46, चलो 46 बाइट, और मैक्सिमम कितना है मेरे पास? 1500 बाइट। यदि बात हो रही हो मेरे दोस्त डेटा के लिए, यदि बात फ्रेम की हो रही हो कि मिनिमम साइज ऑफ फ्रेम कितना होगा, तो कोई स्टूडेंट बताएगा? तो अब आपके दिमाग में क्या चलेगा सर? आप पिक्चर दिखाओ फ्रेम वाली, फिर हम बता देंगे। तो सर ये 7 और भाई ये तो 46 का होगा मिनिमम, ये 7 और 1 8 बाइट हो गई, 8 और 6 कितना हो गया? 14, 14 और 6 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26। सर 26 बाइट, भाई यहां से मिनिमम 46 बाइट का डेटा होगा, लेकिन डेटा के साथ हेडर तो जाता ही जाता है, हेडर एंड ट्रेलर कंपलसरी है। तो क्या होगा सर? 7 और 1 8, 8 से 14, 14 से 20, 20 और 2 22, 22 और 4 26, 26 और ऐड कर दो, तो सर ये 46 बाइट का तो डेटा जाएगा मिनिमम, प्लस 26 बाइट का ये हेडर होगा, तो ये कितना हो गया? 72 बाइट ये होगा सर। 6 और 6 12 हो गया ना, सीधा है, 4 2 6 1 7 72 बाइट। बट ये क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मेरे प्यारे दोस्त, ये जो हमारे पास प्रियम्बल एंड एसएफडी है, प्रियम्बल एंड एसएफडी आर नॉट द पार्ट ऑफ डेटा लिंक लेयर फ्रेम, यानी ये डेटा लिंक लेयर हेडर के पार्ट है ही नहीं। ये दोनों फील्ड कहां पे ऐड किए गए हैं? दोनों फील्ड फिजिकल लेयर पे ऐड किए गए हैं, तो इनको मुझे माइनस करना ही पड़ेगा। तो यानी हमारे पास एक्चुअल में जो मिनिमम फ्रेम का साइज होगा वो मैं यहां से ये काउंट नहीं करूंगा, ये फिजिकल लेयर है, हेडर है, ये फिजिकल लेयर पे ऐड हुआ है। दीज आर नॉट दी डेटा लिंक लेयर हेडर, ये फिजिकल लेयर हेडर, ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर पे कौन सा ऐड हुआ हमारे पास? ये 6 बाइट का डेस्टिनेशन रहेगा, 6 + 6, 6 का सोर्स एड्रेस रहेगा 12, 12 और 2 कितना होगा? 14, और ये भी डेटा लिंक लेयर पे ऐड हुआ है, 14 और 4 18, तो यानी हमारे पास 18 में ऐड करूंगा, तो मिनिमम फ्रेम साइज कितना होगा मेरे पास? 18। तो यानी हमारे पास ये 46 था भाई, ये कितना है? 46, 46 में 18 ऐड कर दो, तो 8 से 14 का कितना हुआ? 4, 4 1 5 1 6 64, तो ये होगा मेरे पास मिनिमम 64 बाइट। 18 ऐड हुआ है, तो मैक्सिमम, ये डेटा की बात करें, फ्रेम में बात कर रहा हूं फ्रेम की, तो भाई 18 इसमें ऐड कर दो, हेडर 18 का ही तो है ना, तो यानी ये कितना हो जाएगा? 1518। तो कभी कभी आपको कंफ्यूज करने के लिए पूछ लेता है, तो मेरे प्यारे दोस्त, यदि कभी भी ईथरनेट के अंदर मिनिमम मैक्सिमम पूछता है तो बी केयरफुल। मिनिमम डेटा पूछ रहा है तो इट विल बी 46 बाइट,
मैक्सिमम डेटा पूछ रहा है तो 1500 बाइट, लेकिन उसने घुमा के यदि फ्रेम पूछ लिया कि मिनिमम फ्रेम साइज इन ईथरनेट, तो मिनिमम फ्रेम साइज आपको क्या लिखना पड़ेगा, 64 बाइट। मैक्सिमम फ्रेम साइज 1518 बाइट। ये 2 पॉइंट आपको यहां से याद रखने हैं, ठीक है। मैं यहां पे लिख भी रहा हूं, हमारे पास ये 46 प्लस क्या किया गया 6 बाइट प्लस 46 बाइट, तो ये डेटा था, प्लस ये 6 बाइट का ये मेरे पास डेस्टिनेशन एड्रेस है, प्लस ये 6 बाइट का मेरे पास क्या है सोर्स एड्रेस है, प्लस ये 2 बाइट का मेरे पास क्या लेंथ ऑफ डेटा, प्लस 4 बाइट का क्या है सीआरसी। तब जाके 64 बाइट हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है ये 64 बाइट मेरे पास क्या है दोस्तों, ये है मिनिमम फ्रेम साइज। गॉट दी पॉइंट, बात समझ में आ गई भाई। 64 बाइट 46, 6 8 12, 12 2 14 और 4 18, तो 46 18 ऐड कर लो, ये 64 बाइट आ जाएगा, ठीक है। चलो अब इसकी कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं यार, प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑन ईथरनेट। तो इस टॉपिक को फिर हम खत्म कर देते हैं फटाफट से। क्या है हमारे पास, पहली प्रॉब्लम देख लेते हैं। इन ईथरनेट व्हेन मैनचेस्टर एनकोडिंग इज यूज्ड, द बिट रेट, बिट रेट क्या है, तो मैंने आपको कल बताया था भाई बोर्ड रेट क्या है, बोर्ड रेट इक्वल टू इनटू बिट रेट। भाई मैनचेस्टर एनकोडिंग में मैंने आपको यह बताया था कल, बोर्ड रेट इक्वल टू 2 इंटू बिट रेट, ये बताया था मैंने आपको, बताया था, याद करो। ये गेट 2007 में पूछा गया सवाल। तो भाई यहां से हमारे पास बिट रेट क्या होगा, इज नथिंग बट हाफ ऑफ द बोर्ड रेट। तो क्या लिखा है हमारे पास, बिट रेट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों ए, हाफ द बोर्ड रेट। ये क्या हो जाएगा, हाफ द बोर्ड रेट। नाउ व्हाट इज द बोर्ड रेट ऑफ द स्टेशन 10 Mbps 802.3, 10 Mbps मतलब 10 M बिट्स पर सेकेंड। तो ये बिट रेट गिवन है, तो बिट रेट इक्वल टू 10 Mbps है यदि, तो बोर्ड रेट क्या होगा, बोर्ड रेट क्या होता है 2 इंटू बिट रेट। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 20 मेगा बोर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा दोस्तों ए। तो ऐसे सवाल भी मे बी इन दी फ्यूचर पूछे जा सकते हैं। पहला तो गेट में पूछा गया, और ये सवाल है, ये टेननबम का सवाल है। स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक आई हैव कॉपीड, ठीक है। वाई, बिकॉज मे बी इन द फ्यूचर दे कैन आस्क इन द गेट। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, बोथ ईथरनेट फ्रेम एंड आईपी पैकेट इंक्लूड चेकसम फील्ड। यार आईपी पे तो चेकसम होता था, लेकिन ईथरनेट पे तो क्या है सीआरसी, तो ये गलत हो गया ना। ये पूछा गया दोस्तों गेट 2006 के अंदर। ईथरनेट फ्रेम इंक्लूड से चेकसम, ईथरनेट फ्रेम तो चेकसम है ही नहीं, ईथरनेट में तो क्या है सीआरसी है, गलत हो गया। ईथरनेट फ्रेम इंक्लूड सीआरसी, यस ईथरनेट में सीआरसी है, एंड आईपी पैकेट इंक्लूड चेकसम, आईपी पे क्या होता था चेकसम, टीसीपी पे भी चेकसम था, आईपी पे भी चेकसम था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, बोथ फ्रेम बोथ ईथरनेट फ्रेम आईपी पैकेट इंक्लूड सीआरसी ना, आईपी पे तो हमारे पास दोस्तों चेकसम होता था, तो ये गलत हो गया। चलो आगे,
Suppose the round trip propagation delay for 10 Mbps Ethernet having 48-bit jamming signal is 46.4 microsecond. Round trip propagation delay for 10 Mbps Ethernet. तो ठीक है, द मिनिमम फ्रेम साइज कितना होगा? तो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत जगह गलत दिया हुआ था, बहुत नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट में भी गलत दिया गया था, और जिस इंस्टीट्यूट में मैं कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ाने के लिए गया था वहां भी इस क्वेश्चन का आंसर पहले गलत दिया हुआ था। ठीक है, क्योंकि वो सब लोग जैम सिग्नल को कंसिडर कर ही नहीं रहे थे। पहली बार गया, मैंने बोला कि इसका आंसर चेंज करना है, तो बोला सर पहली वाली फैकल्टी ने तो ये दिया था। तो मैंने कहा पहली वाली फैकल्टी ने यदि गलत पढ़ाया तो मैं भी गलत पढ़ाऊंगा मैं भी गलत पढ़ाऊंगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैंने वो उसका आंसर चेंज करवाया, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक का रेफरेंस दिखा के भाई ये रेफरेंस है, और इसमें ट्रांसमिशन डिले जैम सिग्नल का भी क्या होता है, ऐड होता है, तो प्लीज इसको कैंसिल करो। ठीक है, तो यहां से हमारे पास क्या है, हमारे पास मिनिमम फ्रेम साइज पूछ रहा है। ठीक है, तो भाई यहां से कुछ नामी ग्रामी कोचिंग होगे तो का आप देखोगे जो अपने आप को ऑफलाइन की बहुत बड़ा स्टार बनाते हैं, उसमें भी इसका आंसर गलत ही दिया हुआ है। ठीक है, और क्लास में भी गलत ही पढ़ाया गया है आज तक। चलो, तो यानी यहां से हमारे पास राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले फॉर 10 Mbps ईथरनेट, यानी बैंडविड्थ कितनी मेरे पास है, 10 Mbps। तो मैं क्या कह सकता हूं, 10 इंटू 10⁶ बिट्स पर सेकेंड। उसके आगे क्या है, 48 बिट जैम सिग्नल साइज कितना है हमारे पास, 48 बिट। ठीक है, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले मेरे पास, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले, ये समझना, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले फॉर 10 Mbps ईथरनेट, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले कितना है, 46.4 माइक्रोसेकंड, या राउंड ट्रिप टाइम कितना है, 46.4 माइक्रोसेकंड। इसको यदि मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो क्या होगा, 46.4 इंटू 10⁻⁻⁶ सेकेंड। तो यार एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, क्या फॉर्मूला था मेरे पास, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम। वैसे तो मैं सिंप्लीफाई भी कर दिया था, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। ठीक है, मैं सिंप्लीफाई भी आपको बताया था, एल की वैल्यू निकाल के, तो आप डायरेक्ट लगा सकते हो, लेकिन मैं फिर से इसको बता रहा हूं। ठीक है, जो यहां पे हमारे पास क्या गिवन है, ये देखना, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले, जो राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले है, जो ये 2 इंटू पीडी है ना, 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले, ये क्या है, राउंड ट्रिप टाइम या राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले। तो यहां पे ईथरनेट के अंदर जो राउंड ट्रिप टाइम है या राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले है, वो कंसिडर कितना किया गया है, 2 इंटू पीडी। ठीक है, मैक के अंदर हम पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो इस बात का स्पेशल ध्यान रखना। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, सर राउंड ट्रिप टाइम का फॉर्मूला तो आप ये बताते हो, टीडी प्लस 2 इंटू पीडी प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ एक्नॉलेजमेंट प्लस क्यूइंग डिले, प्रोसेसिंग डिले। ठीक है, वो फ्लो कंट्रोल के अंदर होता था, जहां पे हमारे पास एक्नॉलेजमेंट सिस्टम था। यहां पे हमारे पास जो राउंड ट्रिप टाइम है वो कितना है, 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले है। ठीक है, तो यानी यहां पे हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम ये राउंड ट्रिप टाइम है, राउंड ट्रिप प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। तो यार ये हमारे पास क्या होता है, L बाई बी। ठीक है, या ऐसा ही निकाल लो, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम
राउंडेड टाइम कितना गिवन है भाई 46.4 माइक्रो सेकेंड 46.4 इंटू 10 पावर -6 या सीधा लिख दो 46.4 माइक्रो सेकेंड प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल कैसे निकालोगे भाई जैम सिग्नल साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ जैम सिग्नल का साइज कितना है 48 बिट्स है डिवाइड बाई बैंडविड्थ कितने की बने भाई 10 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड 10 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड सो बिट से बिट कैंसिल तो ये कितना होगा हमारे पास 4.8 ये ऊपर जाने के बाद 10 पावर -6 हो जाएगा -6 सेकेंड तो मैं इसको क्या कह सकता हूं 4.8 माइक्रो सेकेंड 4.8 माइक्रो सेकेंड तो यहां से हमारे पास ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम मैंने डायरेक्ट L की वैल्यू भी निकलवाई थी आपको सिंपलीफाइड फॉर्मूला आप वैसे भी कर सकते हो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं जिससे कि वो आपको चीजें याद आ जाएं तो यानी 46 4 कितना हो गया 50 और 51.2 51.2 माइक्रो सेकेंड फ्रेम साइज ये कितना होता है भाई फ्रेम साइज डिवाइड बाई बैंडविड्थ या फ्रेम साइज L को हम डिनोट करते हैं डिवाइड बाई बैंडविड्थ डायरेक्ट लिख लो ये 51.2 माइक्रो सेकेंड तो इसको 51.2 इंटू 10 पावर -6 सेकेंड लिख दूं या L क्या है फ्रेम साइज ग्रेटर देन इक्वल टू 51.2 इंटू 10 पावर -6 सेकेंड इंटू बैंडविड्थ बैंडविड्थ मेरे पास क्या है भाई 10 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड सेकेंड से मेरे पास सेकेंड गया 10 पावर 6 से 10 पावर 6 गया तो 51.2 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 512 बिट्स तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे दोस्त करेक्ट आंसर क्या होगा डी और बहुत सारे जगह इसका करेक्ट आंसर क्या दिया हुआ था सी 464 वो क्या करते थे हमारे पास इस जैम सिग्नल को इंक्लूड नहीं करते थे 46.6 इसकी बैंडविड्थ में मल्टीप्लाई कर दी उन्हें क्या एज्यूम करते हैं ट्रांसमिशन डिले ग्रेटर देन इक्वल टू इनटू प्रोपेगेशन डिले ये तुमने बहुत डिटेल में किया तो सिंपल भाई आपको मैंने ये बताया था ना डायरेक्ट फॉर्मूला किसी को याद है L ग्रेटर देन इक्वल टू भाई यहां से हमारे पास ये था ना डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले इंटू बैंडविड्थ तो ये तो हमारे पास राउंड ट्रिप टाइम ही हो गया JS जेम सिग्नल ठीक है इंटू बैंडविड्थ टू इंटू राउंड ट्रिप टाइम ये कितना था हमारे पास 46.4 माइक्रो सेकेंड और ये कितना है मेरे पास 4.8 माइक्रो सेकेंड इंटू बी तो यानी L हमारे पास ये कितना हो गया भाई हमारे पास 51.2 माइक्रो सेकेंड इंटू बैंडविड्थ -10 इंटू
बैंडविड्थ कितनी थी 10 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड, ठीक है। तो आप डायरेक्ट इस टाइप से सॉल्व करो। ये कितना हमारे पास सेकेंड में था, तो सेकेंड सॉरी सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, तो L ग्रेटर देन इक्वल टू 5.2 बिट्स। कभी बोलोगे सर आप सिंप्लीफाइड फार्मूला क्यों नहीं लिखा, तो मैंने समझा रहा था प्रोसीजर इसलिए नहीं लिखा, बाकी आप लिख लेना, इस टाइप से सॉल्व कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन द टाइप ऑफ फॉलोइंग डेस्टिनेशन एड्रेस 4A30, ये सब इथरनेट। तो यार हमारे पास ये 4A, तो कैसे क्या करेंगे भाई, फर्स्ट बाइट को कंसिडर करो, सिर्फ फर्स्ट बाइट को क्या करो, कन्वर्ट करो 0-1 में। तो इसको हमारे पास क्या होगा भाई, 0-1 में कन्वर्ट करोगे तो 4 को क्या लिखोगे 0-1-0-0, बिकॉज 1 to 4। ए को क्या लिखोगे 10 1-0-1-0, तो लास्ट बिट मेरे पास क्या है 0। तो लास्ट बिट यदि 0 है तो हमारे पास ये क्या इंडिकेट करेगी, यूनिकास्ट मैक एड्रेस। लास्ट बिट 1 होती तो मेरे पास क्या होता है मल्टीकास्ट मैक एड्रेस। ये NIC यानी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एग्जाम में पूछा गया एक सवाल है, तो इसका आंसर क्या होगा ए, ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर जो 6 मेरे पास है वो क्या है, A and B are only 2 stations on Ethernet। इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा नहीं, क्वेश्चन को करना आपको ये, बिकॉज इसकी फुल एक्सप्लेनेशन हम ऑलरेडी दोस्तों क्या कर चुके हैं, दे चुके हैं। A and B are only 2 stations on Ethernet. Ethernet has study queue of frame to send. Both A and B attempt to transmit a frame collide. यानी दोनों हमारे पास T1 टाइम पे हमारे पास स्टार्ट करते हैं यदि फ्रेम को सेंड करना। स्टेशन ए यहां पे सेंस करता है चैनल को, स्टेशन बी यहां पे सेंस करता है, दोनों फाइंड करते हैं, चैनल क्या है फ्री है, दोनों डेटा को ट्रांसफर कर देते हैं और क्या हो जाता है कोलिजन। और मैंने आपको ये बताया था हमारे पास ये इसका भी डेटा पैकेट 1 है और इसका भी डेटा पैकेट 1 है। सपोज ये पहले ही पैकेट को क्या कर रहे हैं ट्रांसफर कर रहे हैं, यहां से भी इसका भी क्या है पैकेट 1 है। तो नहीं हमारे पास कोलिजन नंबर क्या होगा, n की वैल्यू क्या होगी 1, फर्स्ट कोलिजन है इस डेटा पैकेट के लिए, इसके लिए भी क्या है फर्स्ट कोलिजन है, ठीक है। आगे क्या गिवन है भाई, एंड ए विंस द फर्स्ट रेस, और पहली रेस फर्स्ट बैक ऑफ रेस ए जीत जाता है। भाई अभी यहां पे निकालोगे तो के की वैल्यू यहां पे क्या आएगी 0,1, के की वैल्यू यहां पे भी क्या आएगी 0,1। ये मैंने पूरा केस कराया है बैक ऑफ एल्गोरिथम, के की वैल्यू 0,1 0,1, तो यानी 4 चांस होंगे 0-0 0-1 1-0 1-1, 0-0 पे कोलिजन, 1-1 पे कोलिजन, 0-1 पे वो चांस ए को चला जाएगा, 1-0 पे वो चांस बी को चला जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, ए विंस द फर्स्ट बैक ऑफ रेस, ए जीत गया, और मैंने जो एक्सप्लेनेशन दी थी उसमें भी ए जीता था, ए विंस द फर्स्ट बैक ऑफ रेस, ए जीत गया एट द एंड ऑफ एट दिस सक्सेसफुल ट्रांसमिशन। ए यदि फर्स्ट रेस जीत गया और उसने अपना पहला पैकेट सक्सेसफुली क्या कर लिया ट्रांसफर कर लिया, ट्रांसमिशन बाय ए, एट द एंड ऑफ at this successful transmission by A, both A and B attempt to transmit and collide। यानी A ने अपना पैकेट ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद फिर से अगेन at the end at this successful transmission by A, both A and B attempt to transmit and collide, attempt to transmit and again collide। यहां पे हमारे पास अगेन मिसिंग है शायद, अगेन कोलाइड, दोबारा कोलाइड हुआ। जब दोबारा कोलाइड होगा द प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, प्रोबेबिलिटी के ए जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है थी 0.625 62.5%। भाई इनिशियली हमारे पास प्रोबेबिलिटी जो ए जीतेगा हमारे पास उसकी कितनी थी 25%, लेकिन यदि ए को चांस दिया तो बाद में ए की प्रोबेबिलिटी हमारे पास कितनी हो गई थी, हमारे पास पूरा एक्सप्लेन किया था
62.5%। फिर उसके बाद फिर से एक ही प्रोबेबिलिटी थर्ड वाले में कितनी हो गई थी, 81 पॉइंट समथिंग, 81.25%, ऐसा कुछ हो गए थे। तो यानी क्या आएगा इसका आंसर, 0.625। आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल टू एक्सप्लेन द एंटायर थिंग्स अगेन। इफ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन सॉल्व, और आपको सॉल्व करना ही चाहिए भाई। नाउ 7, suppose that round trip propagation delay for 100 Mbps Ethernet has 24.2 microsecond. Okay, the network has 48 bit jamming signal, jam signal कितना है, इतना बिट का है। Then what is the minimum frame size? तो इसको भी आप सॉल्व कर लोगे, ऐसा ही सेम क्वेश्चन गेट में आया हुआ था, हमने सॉल्व कर लिया था, और इसका आंसर दोस्तों ये होगा सी। तो इसको आप ट्राई कर लेना, यू विल गेट द आंसर सी ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ 8, डिटरमाइन द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल। केबल की मैक्सिमम लेंथ डिटरमाइन करनी है फॉर ट्रांसमिटिंग डेटा रेट एट 500 Mbps, यानी बैंडविड्थ 500 है। भाई इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा तो यानी यहां से मेरे पास बैंडविड्थ कितनी है, 500 Mbps, यानी क्या होगा 500 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड। ठीक है, इन ईथरनेट लेन विच फ्रेम्स आर ऑफ साइज 10,000 बिट। फ्रेम का साइज यानी एल वी गिवन है कितना हमारे पास, 10,000 बिट्स का एल गिवन है, 10,000 बिट्स। अज्यूम सिग्नल स्पीड इन द केबल बी 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी भी गिवन है 2 लाख किलोमीटर। 1 2 3 4 5। क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल, डिटरमाइन मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल, यानी डिस्टेंस पूछ रहा है। ठीक है, डी। इसमें ईथरनेट लेन, जब भी ईथरनेट की बात हो हमारे पास तो भाई जो फॉर्मूला हमारे पास सीएसएम में सीडी में लगा था मिनिमम फ्रेम साइज का, वही कहां लगेगा हमारे पास, ईथरनेट में लगेगा। तो यानी हमारे पास फॉर्मूला क्या है भाई, ट्रांसमिशन डिले ऑफ फ्रेम ग्रेटर देन इक्वल टू 2 इंटू प्रोपेगेशन डिले प्लस ट्रांसमिशन डिले ऑफ जैम सिग्नल। बट जैम सिग्नल के रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन है नहीं यहां पे, तो मैं लिख भी नहीं रहा हूं। ठीक है, ये वेस्टेज ऑफ टाइम ओनली। तो ट्रांसमिशन डिले क्या होता है भाई, एल बाई बी। प्रोपेगेशन डिले डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। तो एल कितना है, लेंथ ऑफ द पैकेट। एल कितना है भाई, फ्रेम की लेंथ कितनी, 10,000 बिट्स, 10,000 बिट्स। बैंडविड्थ कितनी, 500 Mbps। 500 इंटू 10 पावर 6 बिट्स पर सेकेंड, 2 इंटू डी की वैल्यू तो निकालनी ही है। यहां पे हमारे पास वेलोसिटी गिवन है भाई, डी तो निकालना ही है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। 2 3 4 5, देख लो भाई 5 ही जीरो थे क्या, 2 और 3 5। ठीक है, इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास डी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी लेस देन इक्वल टू 2 किलोमीटर, या डी इक्वल टू 2 किलोमीटर। सिंपल। सॉल्व कर लेना, आई एम नॉट इंटरेस्टेड, इट इज ए कैलकुलेशन ओनली। तो मैक्सिमम लेंथ ऑफ द केबल ये गेट में पूछा गया 2013 में। ठीक है, नो क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है, इन एन ईथरनेट लोकल एरिया नेटवर्क लेन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कह रहा है कौन सा स्टेटमेंट मेरे पास क्या है, ट्रू है। तो क्या है, स्टेशन ईथरनेट के लिए, ए स्टेशन स्टॉप टू सेंस द चैनल वंस स्टार्ट ट्रांसमिटिंग द फ्रेम। कह रहा है चैनल को सेंस किया उसने, पहले फाइंड किया कि चैनल क्या है, फ्री है, उसके बाद जब डेटा ट्रांसफर करना स्टार्ट कर दिया
तो फिर चैनल को सेंस करना क्या कर देगा, बंद कर देगा। क्या ये सही बात है भाई? ये सही बात नहीं है, ये तो एकदम गलत बात है। क्यों कि मैंने आपको बताया था एवरी स्टेशन हैव टू पोर्ट, वन इज द सेंडिंग पोर्ट, अनदर इज द लिसनिंग पोर्ट। सेंडिंग पोर्ट इज फॉर सेंडिंग द डेटा एंड डिटेक्टिंग पोर्ट फॉर लिसनिंग पोर्ट फॉर डिटेक्टिंग द कोलिजन। तो यानी यहां पे हमारे पास भाई ईथरनेट क्या यूज करता है, सीएसएमए-सीडी। सीएसएमए-सीडी में हमारे पास क्या होता था कि सेंडिंग द डेटा एंड डिटेक्टिंग द कोलिजन बोथ आर साइमल्टेनियस प्रोसेस है। तो ऐसा नहीं है जब हम फ्रेम सेंड कर रहे हैं तो उस समय कोलिजन को डिटेक्ट नहीं कर रहे हैं, फ्रेम सेंड भी कर रहे हैं, कोलिजन को डिटेक्ट भी कर रहे हैं। तो ये स्टेशन स्टॉप टू सेंस द चैनल वंस इट्स स्टार्ट ट्रांसमिटिंग फ्रेम, ये बिल्कुल गलत बात है। पर्पस ऑफ जैमिंग सिग्नल इज टू पैड द फ्रेम दैट आर स्मॉलर देन द मिनिमम फ्रेम साइज। क्या ये बात सही है पैडिंग? ना 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 भाई। जैम सिग्नल का मतलब क्या है? जैम सिग्नल क्या है? ये इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास यस दो स्टेशन का डेटा क्या हो गया, कोलाइड हो गया। ये सब बातें जो बता रहा है ये सब गलत बात बता रहा है, ठीक है। स्टेशन कंटिन्यू टू ट्रांसमिट द पैकेट इवन आफ्टर द कोलिजन डिटेक्टेड। कह रहा कोलिजन डिटेक्ट हो गया उसके बाद भी कंटिन्यूस ट्रांसफर करता रहेगा। ऐसा सीएसएमए में होता था लेकिन सीएसएमए-सीडी में नहीं होता। और जो ईथरनेट क्या यूज करता है, सीएसएमए-सीडी। सीएसएमए-सीडी में यदि स्टेशन को पता चल गया, कोलिजन को डिटेक्ट कर लिया, तो इमीडिएटली हम डेटा पैकेट ट्रांसफर करना अपना क्या कर देते थे, बंद कर देते थे इमीडिएटली, और उसके बाद हम ट्रांसफर नहीं करते थे। ये बात गलत है। लास्ट पॉइंट क्या, द एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ ए मैकेनिज्म रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन ऑन रीट्रांसमिशन। एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम क्या कोलिजन की प्रोबेबिलिटी रिड्यूस करता है रीट्रांसमिशन पे? यस भाई। मैंने आपको बताया भी था कि इनिशियली यदि बैक ऑफ एल्गोरिथम नहीं लगाएंगे तो जो प्रोबेबिलिटी थी कोलिजन की, मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन जो था मेरे पास इनिशियली, तो क्या थी, 100% थी। 100% कोलिजन होता ही होता। उसके बाद एक रीट्रांसमिशन के बाद जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास कोलिजन की थी वो कितनी हो गई थी, 50%। उसके बाद हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, मैं लिख नहीं रहा हूं प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन, ठीक है, चलो यहां पर सी लिख देता हूं। %25 हो गई थी बार बार। उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन कितनी हो गई थी, 12.5%। तो कोलिजन की जो प्रोबेबिलिटी थी बार बार एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रही थी, इसीलिए बैक ऑफ एल्गोरिथम को हम एक्सपोनेंशियल बैक ऑफ एल्गोरिथम भी बोलते थे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो दोस्तों ये हमारे पास था ईथरनेट के बारे में हमारे पास सवाल। ये हमारे पास डिस्कशन किसके बारे में था, ईथरनेट के बारे में। हमने कुछ क्वेश्चंस क्या कर लिए, सॉल्व कर लिए, लेकिन अभी भी हमारे पास इस ईथरनेट में मैं आपको पढ़ाऊंगा एफिशिएंसी इन ईथरनेट, ठीक है, जहां पे मैं पढ़ाऊंगा एक स्टेशन ट्रांसफर करता है उसकी प्रोबेबिलिटी पी है, तो रिमेनिंग नहीं करते हैं तो उनकी 1 - p, वो पूरा फॉर्मूला क्या करेंगे, डिराइव करेंगे, बिकॉज वहां से भी क्वेश्चन पूछे गए। तो नेक्स्ट क्लास में हम आज हमारे पास यहीं तक, बिकॉज अभी नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो आप देख रहे हो भाई किसका है, एफिशिएंसी का है। एफिशिएंसी हमने अभी पढ़ा नहीं है, तो यानी एफिशिएंसी पढ़ लेंगे, ये एफिशिएंसी ऑफ ईथरनेट। तो एफिशिएंसी ऑफ ईथरनेट के बारे में हमने आपको बताया नहीं है, जब एफिशिएंसी ऑफ ईथरनेट पढ़ लेंगे तो इस क्वेश्चन को भी क्या कर लेंगे दोस्तों, सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल सेम टाइम। थैंक यू, बाय बाय।